हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं कंपनी लॉ का नेक्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन का। और आज हमने आगे से बढ़ना है। आज हमने पढ़ना है। मैं आज की क्लास आगे स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट क्लास का रिकॉल कराया था। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पहले कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी 2+20 के अंदर। फिर हमने बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन पढ़ी थी 2+11 में, और फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी 2+42 में। और मैंने तुम लोगों को याद होगा, मैंने ये भी बताया था कि उसमें सेक्शन के बाद सब सेक्शन कब आता है लास्ट क्लास में, और क्लॉजेस कब आते हैं ये भी बताया था। फिर लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि कंपनी किसको मानते हैं, फॉरेन कंपनी किसको मानते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट किसको मानते हैं। जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कंपनी मींस एक ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड सेक्शन 2+20 के अंदर, विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अंडर एनी प्रीवियस रिलेटिंग टू कंपनीज। तो कंपनी एक ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनी एक्ट में बनी है, भले इस वाले में बनी हो या पहले वाले में बनी हो। लेकिन हमने पढ़ा था कि इसका कंपनी मींस ओनली इंडियन कंपनी। बाहर की कंपनी मैकडी, डोमिनोज, वो इंडिया में नहीं बनी है, तो वो कंपनी एज पर कंपनी एक्ट कंपनीज नहीं है। फिर हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि भाई एक डेफिनेशन पढ़ी थी फॉरेन कंपनी की। और फॉरेन कंपनी में हमने ये पढ़ा था कि फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये हमने पढ़ी थी 2+42 में। बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, लेकिन वो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस अपना कर रही है, वेदर थ्रू फिजिकल मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड, वो उनकी मर्जी है वो किस तरीके से कर रहे हैं। ये हमने समझने के बाद ये समझा था कि फिजिकल मोड से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कर सकते हैं। जिसका हमने एग्जांपल देखा था कि फिजिकल मोड के अंदर बेस्ट एग्जांपल मैकडी, डोमिनोज। इलेक्ट्रॉनिक मोड का बेस्ट एग्जांपल था अमेजॉन वगैरह। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने लास्ट एक डेफिनेशन पढ़ी थी बॉडी कॉर्पोरेट की, जिसमें पढ़ा था, अच्छा हमने ये भी पढ़ा था कि दोनों डेफिनेशन में मींस लिखा हुआ, और मींस का मतलब होता है फाइनल जो लिख दिया वही मानना है। लेकिन फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन को पढ़ के कहीं से भी ये क्लियर नहीं हो रहा था कि उसके ऊपर इंडियन कंपनी लॉ लगेगा या नहीं लगेगा। फिर हमने देखी थी बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन, जहां पे बॉडी कॉर्पोरेट में लिखा हुआ था इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स का मतलब है, और वहां पे लिखा हुआ था बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का मतलब है, हमने एमसीए की क्लैरिफिकेशन के अंदर इंक्लूड्स का मतलब है कि अलोंग विद द फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनी विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। तो इसमें हमने फिर इसका मतलब कंबाइन इफेक्ट ये समझा था कि बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में इंडियन कंपनीज भी आती हैं और फॉरेन कंपनीज भी आती हैं। फिर इसका मतलब ये था कि जैसे एग्जांपल रिलायंस, तो क्या रिलायंस कंपनी है? यस, बिल्कुल कंपनी है, क्योंकि वो कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रही है, क्योंकि इंडियन कंपनी एक्ट में बनी है। क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? यस, वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है, क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में फॉल कर रही है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन भी आती है, फॉरेन भी आती है। लेकिन अगर हम बात करें मैकडी, डोमिनोज की, तो क्या वो एज पर कंपनी एक्ट कंपनी है? कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है कंपनी? क्योंकि वो इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर नहीं हुई है, तो वो 2+20 के अकॉर्डिंग कंपनी नहीं है। लेकिन क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? यस, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन भी आती है, फॉरेन भी आती है। और हमने इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन के नीचे ये पढ़ा था कि ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। कि जो कंपनी है वो तो हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन कंपनी इंडियन कंपनी होती है, और जो कंपनी है वो कंपनी की डेफिनेशन में भी आएगी जैसे रिलायंस, और वो बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में भी आएगी। इसलिए ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। इसका बेस्ट एग्जांपल था मैकडी, डोमिनोज। मैकडी, डोमिनोज कंपनी तो नहीं है एज पर सेक्शन 2+20, क्योंकि वो कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आ रही। लेकिन क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? यस, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। क्यों? क्योंकि वो 2+11 में आ रही है। फिर उसमें एक नोट और था जो मैं तुम्हारे को छुड़वाया था, एनीथिंग विच हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विल आल्सो फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो आज इसके बारे में भी बात करेंगे, वो क्या है। अच्छा, उसके बाद मगर अल्टीमेटली समझने वाली चीज ये है कि हमने अभी तक ये नहीं समझा था कि एक्चुअल में कंपनी होती क्या है। एक्चुअल में कंपनी होती क्या? हमने देखो, जब भी लॉ मेकर लॉ बनाता है ना, तो वो आपको पढ़ाने के लिए नहीं बनाता, वो इंडस्ट्री चलाने के लिए बनाता है, वो इंडस्ट्री चलाने के लिए बनाता है। तो हमने अभी तक ये नहीं समझा था कि आखिर में एक्चुअल में कंपनी होती क्या है। हमने तो अभी तक सिर्फ ये समझा था कि कंपनी किसको मानते हैं, जो इंडियन कंपनी एक्ट में बनी है। कंपनी एक्चुअल में क्या होती है वो हमें नहीं पता, क्योंकि जब हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो कंपनी डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी तो कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एक्ट में, भले इस वाले बनी हो पहले वाले बनी हो। और मैंने तो बताया था कंपनी मीन्स एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब कुछ लोग मिलकर चला रहे हैं, भले वो इस वाले कंपनी एक्ट में की कंपनी को बनाई हो को चला रहे हो या पहले वाली को चला रहे हो। लेकिन इसको पढ़ के कहीं से भी ये नहीं क्लियर हो रहा कि एक्चुअल में कंपनी होती क्या है। तो उस चीज को कौन समझाते हैं? ऑथर समझाते हैं। कौन समझाते हैं? ऑथर समझाते हैं। तो आज हम जनरल डेफिनेशन समझेंगे सिंपल वर्ड्स में कि कंपनी आखिर में होती क्या है। तो उसको समझने से पहले हमने एक ये शब्द समझते हैं कि कंपनी क्या है। तो कंपनी एक लैटिन वर्ड था। एक्चुअली मैं तुम्हारे को बताऊं सच्चाई, ये सब लिखा लिखा क्यों दिख रहा है? तुम सोचोगे रमन सर लिख के लाए, लिख के नहीं लाया मैं रिकॉर्डिंग कर चुका था। मैं तुम्हें बताऊं सच्चाई, ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका था, मैं बड़ी शिद्दत से मैंने पढ़ाया और लेक्चर खराब हो गया। खराब कैसे हो गया कि जब मैंने रिकॉर्डिंग का आउटपुट निकाला, जब मेरी वीडियो बंद हुई, तो मैंने देखा कि मेरी वीडियो के अंदर स्क्रीन नहीं दिख रही है, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं वो दिख रहा है। तो स्क्रीन ये दिखी, जैसे मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं ना स्क्रीन, ये दिख ही नहीं रही थी, स्क्रीन आई नहीं रही थी। सिर्फ ये जो मेरा बैकग्राउंड है ना पीछे का यूं आ रहा था, वो पता नहीं क्या हुआ, उसने स्क्रीन को कैप्चर ही नहीं करा मेरे सॉफ्टवेयर ने। तो ये सब लिखा हुआ इसलिए है पहले से, यार ना ऐसा तुमने कभी देखा? वरना मैं साथ साथ लिखता हूं तुम्हारे, तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार लिख रहा हूं।
लिख के लाया हूं मैं, ये सब मैंने लिखा था, तुम्हारा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करने के बाद मैंने देखा भाई यार लिखा हुआ तो आ ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ। फिर मेरे को दोबारा से लेक्चर को मैंने डिलीट करके दोबारा मेहनत हो रही है, मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा तो पूरे दिल से ही। तो अच्छा, फिर अब हमने समझा कि जी कंपनी जो वर्ड है वो दो लैटिन, अब मैं तुम्हारे को समझाने जा रहा हूँ कि कंपनी वर्ड की डेरिवेशन कहां से हुई। अभी हम ये भी समझेंगे कंपनी आखिर में होता क्या है। अभी हमने ये तो देख लिया कि कंपनी एज पर कंपनी लोग इसको कहते हैं, तो एज पर कंपनी सेक्शन 2/20 के अकॉर्डिंग कंपनी इंडियन कंपनीज को कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जनरल मतलब तुमसे कोई जनरल बंदा पूछ ले कि कंपनी क्या होती है, तो अभी हम उसको समझेंगे। तो पहले तो कंपनी वर्ड की डेरिवेशन कहां से आई। तो कंपनी वर्ड दो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ था, एक कॉम और एक पनीस। कॉम का मतलब होता है विद और टुगेदर, पनीस का मतलब होता है ब्रेड और मील। तो कॉम का मतलब विद और टुगेदर, पनीस का मतलब ब्रेड और मील, दोनों को जोड़ दे तो क्या बनता है, टुगेदर टेकन अ मील। जिस तरीके से इकट्ठा खाना खाने को पहले कंपनी बोला जाता था, उस तरीके से इकट्ठा काम करने को आज के डेट में क्या बोला जाता है, कंपनी। तो कंपनी वर्ड कहां से डिराइव हुआ, दो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, एक कॉम और एक पनीस। कॉम का मतलब विद और टुगेदर, पनीस का मतलब ब्रेड और मील, दोनों को जोड़ दे तो क्या बना, टुगेदर टेकन अ मील। तो जिस तरीके से इकट्ठा खाना खाने को पहले कंपनी बोला जाता था, उसी तरह से तरीके से आज के डेट में इकट्ठा काम करने को क्या बोला जाता है, कंपनी। अब हम ये तो हमने समझा कि कंपनी वर्ड डिराइव कहां से होता है, अब हम समझते हैं कि कंपनी होता क्या है सिंपल वर्ड्स में। तो ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कंपनी की, जरा देखो क्या है। इन सिंपल वर्ड्स कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अभी सिर्फ डेफिनेशन लिख लो, अभी मैंने नीचे इसको पूरा समझाऊंगा, अभी पूरा समझाऊंगा। इन सिंपल वर्ड्स कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन पर्पस, पूरी डेफिनेशन लिख लो, with capital divisible into parts known as shares and is having separate legal entity with perpetual succession and common seal। तो सिंपल वर्ड्स में कंपनी क्या है, कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जो कॉमन पर्पस है, जिसको बनाने का कोई मकसद है। अब हम समझेंगे सब वर्ड बाय वर्ड। तो हम नीचे आते हैं, इसी को सारे शब्दों को तोड़ के वन बाय वन इसके कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। कंपनी के क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। पहले इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, इसको दोबारा लिख के समझा दूंगा क्या था ये। तो सिंपल वर्ड्स वन बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, इसी को तोड़ते हैं। देखो पहला वर्ड क्या है, कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो देखो नीचे आ रहा है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में, कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में आप एक प्राइवेट कंपनी बनाते हो, दो तरीके की कंपनी होती है इंडिया में, या तो प्राइवेट या पब्लिक। अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो उसको बनाने के लिए मिनिमम 2 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं, और पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं। आजकल तो कैसे 1% कंपनी का कंसेप्ट भी आ गया कि एक बंदा भी कंपनी बना सकता है, वो आगे बात करेंगे। लेकिन नॉर्मली एक कंपनी को बनाने के लिए, प्राइवेट को बनाने के लिए 2 बंदे चाहिए होते हैं, पब्लिक को बनाने के लिए 7 बंदे चाहिए होते हैं मिनिमम। तो एक बात बताओ, क्या वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब कुछ बंदे मिलकर काम कर रहे हैं? यस। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, क्या उनको किसी ने फोर्स करा, अपनी मर्जी से कंपनी बना रहे हैं, अपनी मर्जी से कंपनी बना रहे हैं? क्या कंपनी ने उनको बोला था आओ मेरे को बना दो प्लीज, या हमने कंपनी को बोला था प्लीज बन जा? ऐसा तो है नहीं, हमने अपनी मर्जी से कुछ बंदों ने मिलकर कंपनी बनाई है। तो इसे हम बोलते हैं कंपनीज ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं वॉलंटरली अपनी मर्जी से, फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन पर्पस। अच्छा वर्ड क्या है, कॉमन पर्पस। अच्छा एक बात बताओ, सब जो लोग कंपनी बना रहे हैं उनका पर्पस कॉमन होगा। जैसे मान लो एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसको मान लो 2 लोग मिलकर बना रहे हैं, ए और बी। अच्छा मान लो ए रेडीमेड गारमेंट का काम करना चाहता है और बी एसी फ्रिज बेचना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का। क्या दोनों मिलकर कंपनी बनाएंगे? क्या दोनों का पर्पस सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट है। इसका मतलब जब 2 लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं तो क्या दोनों का पर्पस सेम होता होगा? यस। मेरा एम भी रेडीमेड गारमेंट्स का काम करना है, मेरे फ्रेंड का एम भी रेडीमेड गारमेंट काम करना है। दोनों की सोच सेम है तभी हम कंपनी बनाएंगे। अगर मेरी सोच डिफरेंट है, उसकी सोच डिफरेंट है, वो कोई और काम करना चाहता है, मैं कोई और काम करना चाहता हूं, हम एक कंपनी थोड़ी बनाएंगे, हम अपना अपना काम करेंगे अलग अलग। इसका मतलब फॉर्म फॉर सम कॉमन पर्पस मींस कंपनी एक पर्पस के लिए बनाई जाती है और पर्पस कॉमन होता है, मतलब जितने लोग बना रहे हैं सबका पर्पस कॉमन है कि एक ही काम करना है। अब भले ही फिर ये लोग शू का काम करें, शू मैन्युफैक्चरिंग का, भले ही ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का काम करें या किसी भी चीज का काम करें, वो पर्पस सबका कॉमन है। विद कैपिटल डिविजिबल इनटू पार्ट्स नोन एज शेयर्स। अच्छा कंपनी में जितना भी पैसा लगता है वो शेयर्स की फॉर्म में लगता है। बचपन से अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे हो कि भाई कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होता है। कैसे होता है, जैसे मान लो ये शेयर कैपिटल डिविजिबल इनटू पार्ट्स नोन एज शेयर्स कैसे होता है, मान लो एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। अब मान लो इसको बनाने वाले 2 बंदे हैं, ए और बी। मान लो इन दोनों ने मिलकर कंपनी के अंदर 1 लाख की कैपिटल लगाई, 1 लाख की कैपिटल लगाई, इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी में 1 लाख की कैपिटल लगाई। तो 1 लाख की कैपिटल इन्होंने अमाउंट की फॉर्म में लगाई है।
अब इनसे अगर हम पूछे कि शेयर की फॉर्म में कितना होगा तो क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है, ऐसे नॉर्मली तुम लॉ छोड़ दो, मतलब अकाउंट छोड़ दो, नॉर्मली तुमसे कोई पूछे शेयर क्या होता है, शेयर हिंदी में पूछो तो क्या होता है, शेयर का मतलब हिस्सा। हम कहते नहीं है, घर में मम्मी ने रोटी बनाई तो हमने बोला इतना हिस्सा मेरा, मान लो एग्जांपल मम्मी ने 6 रोटी बनाई, तो मम्मी के 3 बच्चे हैं, तो मम्मी ने सबके हिस्से में 2-2 रोटी दे दी, तो मतलब सबके शेयर में कितनी रोटी आई, 2 रोटी, 2 रोटी उसके शेयर में, 2 रोटी उसके शेयर में, 2 रोटी उसके शेयर में। सेम ऐसे अगर पापा की कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, मान लो किसी के फादर की 200 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी, एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, उनके 4 बच्चे हैं, मान लो उन्होंने 50 स्क्वायर मीटर हर बच्चे में बांट दी प्रॉपर्टी, एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ। इसका उन्होंने क्या करा, शेयर कर दिया, शेयरिंग कर दी, शेयरिंग कर दी। तो शेयर का मतलब क्या होता है, बांटना, हिस्सा। शेयर का मतलब क्या होता है, एक हिस्सा। तो अगर मान लो कंपनी की 1 लाख की कैपिटल है, तो कंपनी क्या करती है, उसका एक सबसे छोटा हिस्सा निकालती है। अब वो छोटा हिस्सा 10 रुपए का भी हो सकता है, छोटा हिस्सा 100 रुपए का भी हो सकता है। मान लो कंपनी ने एक शेयर 10 रुपए का रखा, एक शेयर 10 रुपए का, और कंपनी की कैपिटल 1 लाख की है, इसका मतलब एक शेयर 10 रुपए का है, तो 10,000 शेयर्स 1 लाख के हो जाएंगे। एट ₹10 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख की कैपिटल में 10,000 हिस्से हैं, 10-10 रुपए वाले। 10 रुपए का एक हिस्सा मतलब एक शेयर, तो 10,000, 1 लाख कितने, 1 लाख शेयर कितने के हो गए, मतलब 1 लाख रुपए में कितने शेयर्स हो गए, 10,000 शेयर्स हो गए, 10,000 शेयर्स हो गए। 10,000 इंटू में 10 कराया तो 1 लाख रुपए निकल कर आ गया। इसका कैपिटल डिविजन, इसका कंपनी की कैपिटल को हमने किस में डिवाइड कर दिया, शेयर्स में डिवाइड कर दिया। कैपिटल डिविजिबल इनटू पार्ट्स होना है शेयर्स। तो 5,000 शेयर मान लो इसने रख लिए, 5,000 शेयर इसने रख लिए, कंपनी बना दी, कंपनी बना दी। तो आगे, एंड इज हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी की खुद की एक पहचान है, कंपनी की खुद की एक पहचान है। अच्छा एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, आपको पता है इसको कौन चलाता है, मुकेश अंबानी चलाता है। मान लो किसी बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया रिलायंस को, मान लो किसी बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया रिलायंस को, तो बैंक हो गया लेंडर और रिलायंस कौन हो गई, बोरोवर। किसी बैंक ने अगर 100 करोड़ का लोन दिया रिलायंस को, तो बैंक हो गया लेंडर, रिलायंस कौन हो गई, बोरोवर। तो अब हम क्या बोलेंगे कि लोन रिलायंस ने लिया है, या हम ये बोलेंगे लोन मुकेश अंबानी ने लिया है, हम ये बोलेंगे लोन मुकेश अंबानी ने लिया है, या हम ये बोलेंगे लोन रिलायंस ने लिया, हम बोलेंगे जी लोन रिलायंस ने लिया है। रिलायंस की खुद की एक पहचान है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी की खुद की एक पहचान है, जो उसको चला रहे हैं वो अलग है और कंपनी एक अलग चीज है। तो जब 100 करोड़ का लोन रिलायंस लेगी, तो हम ये नहीं बोलेंगे लोन अंबानी ने लिया, हम क्या बोलेंगे, रिलायंस ने लोन लिया, क्योंकि वो पैसा जो लोन लिया जा रहा है वो मुकेश अंबानी के पर्सनल सेविंग अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, वो रिलायंस के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, कंपनी के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा वो पैसा। तो वो पैसा रिलायंस ने लिया। अच्छा अगर कल को 100 करोड़ रुपए रिलायंस नहीं चुका पाती, तो केस अंबानी के ऊपर नहीं होगा, केस रिलायंस के ऊपर होगा, केस रिलायंस के नाम पे होगा। इसका मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी की खुद की एक पहचान है, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, वो अपने नाम से लोन ले सकती है, वो अपने नाम से कोई लैंड खरीद सकती है, वो अपने नाम से किसी के ऊपर केस करना चाहे कर सकती है, सामने वाला कंपनी के ऊपर केस कर सकता है वगैरह। इसका मतलब कभी भी कोई डिफॉल्ट होता है तो कंपनी लायबल होती है, उसको चलाने वाला बंदा लायबल नहीं होता। हाँ इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, आगे जाके डिटेल में बात करूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि उसको चलाने वाला बंदा ही गलत था, तो वो अंदर का बंदा भी लायबल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल था वो विजय माल्या, किंगफिशर के केस में किंगफिशर पे भी केस हुआ था, और जो उसको चलाने वाला बंदा था विजय माल्या, उस पे भी केस हुआ था। कंपनी को चलाने वाला बंदा भी गलत था और कंपनी के ऊपर भी केस हुआ था। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर कंपनी बिल्कुल ऑनेस्ट है और फिर भी कोई डिफॉल्ट हो जाता है, तो कंपनी पे केस होगा, उसके चलाने वाले अंबानी पे केस नहीं होगा, है ना, मुकेश अंबानी पे केस नहीं होगा। तो लोन कंपनी ले तो कंपनी चुकाएगी, कंपनी के करंट अकाउंट से पैसा निकाला जाएगा, मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की खुद की एक पहचान है। लेकिन अगर इसी की जगह कंपनी की जगह कोई पार्टनरशिप फर्म होती, मान लो कोई XYZ फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, और मान लो उसके 3 पार्टनर हैं, X, Y और Z, ये 3 पार्टनर्स हैं। अगर ये किसी बैंक से लोन लेते हैं, मान लो ये बैंक है, ये इनको लोन देता है, अगर ये किसी बैंक से 100 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं, तो मान लो ये कौन हो गया, बैंक कौन हो गया, लेंडर, और ये कौन हो गए, बोरोवर्स। अगर ये लोन नहीं चुका पाते हैं तो केस फर्म के नाम पे नहीं होगा, केस पार्टनर्स के नाम पे होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती।
तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर पार्टनर्स लोन लेते हैं और वो नहीं चुका पाते तो केस पार्टनर्स के नाम पे होगा, फर्म के नाम पे नहीं होगा, क्योंकि फर्म की कोई पहचान ही नहीं होती। लेकिन कंपनी के केस के अंदर अगर कंपनी लोन लेती है तो केस उसके डायरेक्टर्स पे नहीं होगा, कंपनी पे होगा। तो इसको ये नेक्स्ट था, नेक्स्ट फीचर था ये सेपरेट लीगल एंटिटी वाला। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ना कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर सम कॉमन पर्पस। तो हमने वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन पढ़ लिया क्या होता है, फॉर्म फॉर सम कॉमन पर्पस समझ लिया क्या होता है, विद कैपिटल डिविजिबल इनटू पार्ट्स नोन एज शेयर समझ लिया क्या होता है, एंड इज हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी ये समझ लिया क्या होता है। एंड नेक्स्ट वर्ड आता है विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है परमानेंट सक्सेशन। परमानेंट मींस कंपनी का परमानेंट सक्सेशन मींस, देखो परपेचुअल सक्सेशन को समझते क्या होता है। परपेचुअल सक्सेशन को हम समझते हैं क्या होता है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल का मतलब होता है परमानेंट, सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी हमेशा चलती रहेगी। अच्छा मान लो अगर एक एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके दो शेयर होल्डर हैं ए और बी, इन दोनों की डेथ हो जाती है, इन दोनों की डेथ हो जाती है, तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? कंपनी खत्म नहीं होगी, इसके बच्चे इसको, मान लो अगर इन दोनों की डेथ भी होती है तो इनके जो बच्चे हैं वो इस कंपनी को चलाएंगे, वो इस कंपनी को चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे इस कंपनी को। तो कंपनी खत्म नहीं होगी, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। इसलिए एक चीज कहते हैं मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर होल्डर जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। इसलिए परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल का मतलब होता है परमानेंट, परमानेंट और आगे लिख लो कंटिन्यूअस, परमानेंट बोल लो या कंटिन्यूअस बोल लो। सक्सेशन मींस चलती रहेगी। तो अगर कल को ये दोनों मर भी गए तो कंपनी खत्म नहीं होगी, इनके बच्चे इस कंपनी को आगे चलाएंगे, इनके बच्चे इस कंपनी को आगे चलाएंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। तो लेकिन अगर इसी की जगह ये पार्टनरशिप फर्म होती, अगर ये पार्टनरशिप फर्म होती, मान लो XYZ फर्म होती और इसमें दो पार्टनर होते हैं एक्स और वाई, अगर इसमें से एक की भी डेथ हो जाए, एक की भी डेथ हो जाए, अगर इसकी मान लो इससे एक्स की वाई की डेथ हो गई, तो आपको पता है पार्टनरशिप फर्म में आपने 11-12 में पढ़ा होगा कि अगर एक भी पार्टनर मर जाए, दो पार्टनर है, अगर एक ही पार्टनर रह गया तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। पार्टनरशिप क्या हो जाती है? डिसॉल्व, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के अंदर जो उसके अगर जो चलाने वाले लोग हैं वो खत्म भी हो जाए तो कंपनी चलती रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, जो मुकेश अंबानी है उससे पहले धीरू भाई अंबानी उस कंपनी को चलाते थे, रिलायंस को। धीरू भाई अंबानी की डेथ हो गई तो क्या आज भी रिलायंस खत्म हो गई या वो उसको चला रहे हैं? मुकेश अंबानी चला रहे हैं, आगे भी चलती रहेगी, उनका बेटा संभालेगा। सेम ऐसे ही टाटा ग्रुप के अंदर रतन टाटा जी से पहले जमशेद जी टाटा थे, जब उनकी डेथ हो गई तो क्या टाटा ग्रुप खत्म हो गया या आगे उनके बच्चे चला रहे हैं? आगे चला रहे हैं, वो चलता जाएगा। तो इसीलिए ना एक, अच्छा और वैसे भी सीधी सी बात है, एक पेपर में क्वेश्चन आया था तुम्हारे को मैं अभी बताया, देखो कंपनी ना दो पार्ट में डिवाइड होती है। कंपनी जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है मेंबर्स, एक होते हैं डायरेक्टर्स। एक होते हैं मेंबर्स, एक होते हैं डायरेक्टर्स। मेंबर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को फंड्स देते हैं, जो कंपनी को पैसा देते हैं। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो चलाते हैं। जो फंड्स देते हैं इसलिए हम इनको ऑनर्स ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं, ऑनर्स ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं, इसलिए इनको दूसरा नाम बोलते हैं शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं को मेंबर बोलते हैं। और डायरेक्टर्स को कंपनी को मैनेज करते हैं, हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और इंडिया में एक ही बंदा डायरेक्टर भी हो सकता है और वही बंदा शेयर होल्डर भी हो सकता है, वही बंदा शेयर होल्डर भी हो सकता है, वही बंदा डायरेक्टर भी हो सकता है। जैसे मुकेश अंबानी की बात करें तो वो रिलायंस के अंदर डायरेक्टर भी हैं और वो रिलायंस के मेजर शेयर होल्डर भी, उन्होंने बहुत सारी शेयर होल्डिंग भी कर रखी है। तो इंडिया में शेयर होल्डर डायरेक्टर एक बंदा बन सकता है। अब बड़े ध्यान से सुनना, एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए दो शेयर होल्डर और दो डायरेक्टर चाहिए होते हैं, और ज्यादातर जो बंदे दो शेयर होल्डर होते हैं वही दोनों डायरेक्टर भी बन जाते हैं। तो मान लो तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मान लो एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसको दो बंदों ने बनाया है ए और बी। मान लो ये दोनों शेयर होल्डर भी हैं, ये दोनों डायरेक्टर भी है, ये दोनों शेयर होल्डर भी हैं और ये दोनों डायरेक्टर भी हैं। मान लो ये दोनों कंपनी की छत पे बैठ के चाय पी रहे थे, मान लो दोनों कंपनी की छत पे बैठ के चाय पी रहे थे, और कंपनी छत पे बैठ के चाय पी रहे थे और पाकिस्तान से किसी बंदे ने कंपनी की छत पे बम मार दिया। पाकिस्तान से किसी बंदे ने कंपनी की छत पे बम मार दिया, तो कंपनी की बिल्डिंग भी उड़ गई और ये दोनों भी मर गए। तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? कंपनी की बिल्डिंग भी उड़ गई और ये दोनों भी मर गए, तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? लॉ कहता है नहीं। अच्छा आपको याद होगा मैंने बताया था कंपनी जब बनती है तो वो आरओसी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होती है,
कंपनी जब बनती है तो आरओसी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होती है। तो कंपनी भले ही यहाँ से बिल्डिंग उड़ गई तो क्या अभी भी क्या वो आरओसी के रिकॉर्ड में जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है, क्योंकि जब भी आपको पता है जब कंपनी बनती है डॉक्यूमेंटेशन फाइल होती है, मैंने बताया था आरओसी के रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंटेशन फाइल करके कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो कंपनी पैदा कैसे होती है? लॉ के प्रोसेस से। तो कंपनी खत्म भी कैसे होगी? लॉ के प्रोसेस से। तो कंपनी पैदा हुई है लॉ के प्रोसेस से डॉक्यूमेंटेशन फाइल करके, तो कंपनी को अगर खत्म करना है तो उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए वाइंडिंग अप का रूल होते हैं, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के प्रोसीजर होते हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। इसका अलग कंपनी पैदा हुई है लॉ के प्रोसेस से तो खत्म भी कैसे होगी? लॉ के प्रोसेस से। तो पेपर में क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान के बंदों ने कंपनी की छत पे बम मार दिया और कंपनी की बिल्डिंग भी उड़ गई और कंपनी के जो शेयर होल्डर डायरेक्टर थे वो सब मर गए, तो क्या कंपनी खत्म हो गई? नहीं। आप क्या बोला कि कंपनी खत्म नहीं हुई, ये दोनों मर भी गए तो जो इनके आगे लीगल हायर्स हैं, जो इनके आगे बच्चे वगैरह हैं, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो उस कंपनी को चलाएंगे और कंपनी चलती रहेगी, कंपनी चलती रहेगी। और वैसे भी वो आरओसी के रिकॉर्ड में जिंदा है। इसलिए एक चीज कहते हैं मेंबर्स में कम, परपेचुअल सक्सेशन को लेकर कहते हैं मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, but company goes on forever, but company goes on forever। शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर होल्डर जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर होल्डर जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, ये चीज कही जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी तो तुम यही देख रहे हो, शेयर होल्डर थे, ये चले गए। जैसे अंबानी के केस में ले लो या रतन टाटा जी के केस में ले लो कि धीरू भाई अंबानी गए, शेयर होल्डर आए थे, वो गए, अब मुकेश अंबानी आ गए, कल को ये जाएंगे तो इनके आगे बच्चे आएंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। सेम ऐसे टाटा ग्रुप में था, तो शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर होल्डर जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। मैं इसी को हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मीन्स परमानेंट, कंटिन्यूअस, सक्सेशन में चलती रहेगी। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर मान लो पाकिस्तान वालों ने बिल्डिंग कंपनी की उड़ाई थी, तो आपने बोला कि कंपनी खत्म नहीं हुई क्योंकि वो आरओसी के रिकॉर्ड में जिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे का आता है, मान लो सर कंपनी ने आरओसी की बिल्डिंग उड़ा दी तो क्या अब कंपनी खत्म हो गई? बेटा अभी भी खत्म नहीं हुई। कंपनी के सारे रिकॉर्ड आरओसी का एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है, वहां पे मेंटेन होते हैं। बच्चे का नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मान लो आरओसी का वो सेंट्रलाइज सर्वर ही उड़ा दिया जहां पे वो सारा डेटा मेंटेन हो रहा है, तो क्या अब कंपनी खत्म? बेटा अभी भी खत्म नहीं हुई। बेटा एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान इतनी बमबारी करेगा तो हम पाकिस्तान को नहीं उड़ा देंगे? हैं? तो ले दे के सीधी सी भाषा पे ये समझो कि अगर इतनी बमबारी हो रही है ना, तो मेरा मानना ये है कंपनी को बाद में बचाना, पहले अपने आप को बचा लो, पहले अपने आप को बचाओ, कंपनी बाद में बचाना। तो सीधी सी भाषा में अगर आज के बाद तुमसे कोई पूछे तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, तो बाकी अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर होल्डर जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी खत्म नहीं होती। कंपनी पैदा हुई है लॉ के प्रोसेस से, मतलब इनकॉर्पोरेशन के रूट से, तो खत्म भी कैसे होगी? वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के रूट से। कंपनी ऐसे खत्म नहीं होती। ये खत्म होने के बाद लास्ट वर्ड आता है एंड इस कंपनी इज हैविंग कॉमन सील, एंड कॉमन सील लिखा है ना, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये देखो मैं समझा रहा था, कंपनी पैदा हुई है लॉ के प्रोसेस से, रजिस्टर हुई है, तो इनकॉर्पोरेशन हुई है, तो फिनिश भी कैसे होगी? लॉ के प्रोसेस से, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन। अब आता है नेक्स्ट वर्ड कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, कंपनी की स्टैंप, कंपनी की स्टैंप। अच्छा, जैसे नॉर्मल बंदा कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो अपने हाथ से साइन कर सकता है, लेकिन क्या कंपनी भी तो अपने जब नाम से कॉन्ट्रैक्ट करी, तुमने भी देखा कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अपने नाम से लैंड खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से सामने वाले पे केस कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो क्या कंपनी के पास भी साइनिंग पावर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो कंपनी साइन कैसे करती है? कॉमन सील से। तो कॉमन सील क्या होता है? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, कंपनी की स्टैंप। तो मेरा एक क्वेश्चन है, कॉमन सील कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होती होगी, ब्लैक कलर की होती होगी, ब्लू कलर की होती होगी, येलो कलर की होती होगी, पिंक कलर की होती होगी। मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ ना, तो बच्चे बोलते हैं, कुछ बोलते हैं रेड, कुछ बोलते हैं ब्लैक, कुछ बोलते हैं ब्लू, कुछ बोलते हैं येलो, कुछ बोलते हैं पिंक, अलग अलग बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो कॉमन सील इसमें से किसी भी कलर की नहीं होती। कॉमन सील इज इंकलेस, कॉमन सील में इंक ही नहीं होती। तुमने कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर दिया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर दिया हो तो तुमने देखा होगा उस पर डॉट 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 डी बना होता है, डॉट से डी बना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो डी उसके ऊपर बना होता है, डॉट 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 डॉट। तो इसका मतलब आपने देखा होगा डॉट डॉट बना हुआ, तो वो दैट इज कॉमन सील ऑफ डी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तुमने कभी सीबीएसई का पेपर दिया तो उसमें डॉट 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 ऊपर शीट के ऊपर, आंसर शीट के ऊपर सीबीएसई का डॉट 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 सीबीएसई लिखा होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता, दैट इज कॉमन सील ऑफ सीबीएसई। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो कॉमन सील होती थी ना, प्रैक्टिकल लाइफ में जो कॉमन सील होती थी उसमें तो
इंक, ये इंकलेस भी नहीं, और वो डॉट भी नहीं बनाते थे और इसमें इंक भी नहीं होती थी। प्रैक्टिकल लाइफ में कॉमन सील पता है कैसे होती थी? तुमने कभी बचपन में अगर हरकत करी हो, जैसे तुमने 5 रुपीज का कॉइन लिया हो, उसके ऊपर कागज लगाया हो और यूं यूं पेंसिल से रब करो, तुम देखते हो 5 रुपए का सिक्का उस कागज के ऊपर छप के आ जाता है ना, 5 रुपए का सिक्का उस कागज पे छप के आ जाता है। तो वो तुम्हारी जो बचपन के था वो एक किस्म से कॉमन सील ही है। तो कॉमन सील आज के टाइम में पता कैसे होती है? जैसे तुम लोग स्टेपलर करते हो, तो स्टेपलर जो होता है, तो यूं होता है ना, जैसे तुमने बीच में कागज रखा, यूं स्टेपलर को यूं पंच करा तो पिन छप के आती है। तो सिमिलरली कॉमन सील ऐसी होती है, स्टेपलर की तरह होती है, बीच में गोल सी डाई होती है, बीच में कागज रखो, यूं पंच करो तो कम जो स्टैंप के ऊपर जो सील के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो कागज पे उभर के आ जाएगा, कागज पे उभर के आ जाएगा, दैट इज कॉमन सील। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल वो इंकलेस वाली कॉमन सील कोई फॉलो नहीं करता। आजकल लोग स्टैंप भी यूज करते हैं, नॉर्मल स्टैंप। आजकल लोग नॉर्मल स्टैंप यूज करते हैं, ब्लू कलर की या रेड कलर की नॉर्मल स्टैंप यूज करते हैं। उसे हम नॉर्मल स्टैंप बोलते हैं, उसे कॉमन सील नहीं बोलते, नॉर्मल स्टैंप बोलते हैं। आजकल लोग वो यूज करते हैं। इसीलिए कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद कॉमन सील को इंडिया में ऑप्शनल कर दिया गया। कॉमन सील को इंडिया में ऑप्शनल कर दिया गया। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आने के बाद कॉमन सील को इंडिया में ऑप्शनल कर दिया गया। आज की डेट में कॉमन सील को इंडिया में लगाना मैंडेटरी नहीं है। 2015 से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स पे लगाना होता था, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। 2015 के बाद कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया। 2015 से पहले कॉमन सील को लगाया जाता था, लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट 2015 आने के बाद कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आज के डेट में लोग नॉर्मल स्टैंप लगाते हैं, रेड ब्लू, अब कॉमन सील नहीं लगाते। बस अब यहाँ मैं वीडियो रोक रहा हूँ मतलब अब इसके आगे वो दूसरी वाली वीडियो मर्ज हो जाएगी। इसके आगे की वीडियो ठीक है, इसके आगे का जो मैंने आउटपुट बनाया था ना वो सही था, इधर तक का मेरा आउटपुट खराब हो गया था। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकली भी दूसरे वाले पार्ट को मैं मर्ज कर रहा हूँ। अब तुम्हें दिखाऊंगा कि कॉमन सील कैसी होती है। मैंने वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, मेरी खराब हो गई, मेरे को इतना मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, 26 मिनट बर्बाद होगा ना। देखो यहाँ तक मैंने दोबारा फ्रेश रिकॉर्डिंग करी है, ये लिखा हुआ मेरे काम आ गया, लेकिन चलो, लेकिन तुम्हारा बेस बन गया ना। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कॉमन सील क्या होती है और आगे की बातें करते हैं, ठीक है। हाँ गाइस, तो मैं बात कर रहा था कि वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी स्क्रीन। परपेचुअल सक्सेशन आपने समझ लिया। परपेचुअल सक्सेशन के बाद मैं बात कर रहा था कॉमन सील की। तो क्या कॉमन सील कौन से कलर की होती है? मैं तुम्हारे को दिखा रहा था कलर में कि रेड कलर की होती है, वो स्क्रीन ही नहीं रिकॉर्ड हुई थी। अब अगर तुम्हें समझ तो आई गई मेरी बात जो मैं बोल रहा था। कॉमन सील एक ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी होता है। कॉमन सील क्या होता है? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, कंपनी की स्टैंप होती है। तो मैंने तुमसे बोला वो कौन से कलर की होती है? रेड होती है, ब्लैक होती है, ब्लू होती है, येलो होती है, पिंक होती है। मैं इस तरीके से लिख के दिखा रहा था। तो आपने देखा कि सर कॉमन सील इंकलेस होती है। और आज के डेट में क्योंकि लोग नॉर्मल स्टैंप यूज करते हैं, ब्लू और रेड, तो इसलिए अब कॉमन सील का कोई यूज नहीं है। और मैं तुम्हारे को बताया आफ्टर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया था। यही सब मैं लिख रहा था, लेकिन उस टाइम स्क्रीन में शो नहीं हुआ। और मैं तुम्हारे को फिर प्रैक्टिकली कॉमन सील दिखा रहा था कैसी होती है। तो ये लो, मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ कॉमन सील कैसी होती है। तुम्हारे को ये लो दिखाता हूँ, रुको। कॉमन सील ये देखो, इमेजेस, ये देखो। मैं तुम्हारे को बोला था ना कॉमन सील, ये तो ये रही कॉमन सील, ये देखो। तो ये कॉमन सील देखो स्टेपलर के जैसे दिख रही है ना, स्टेपलर के जैसी, अगर तुम देखो तो। अगर तुम देखो तो स्टेपलर की जैसी ही दिख रही है। जैसे स्टेपलर होता है, बीच में हम कागज डाले हुए पंच कर दे, तो सेम ऐसे स्टेपलर की तरह है। कागज डालो, पंच कर दो, तो इसके अंदर क्या होगा, नाम छप के आ जाएगा, जैसे इन्होंने दिखा रखा है, देखो। तो ये देखो, ये देखो, ये नाम आ रहा है ना, तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये जो नाम छपा हुआ आ रहा है ना, इन्होंने तो फिर भी कलर दिखा दिया तुम्हारे को। एक्चुअल में वो जैसा ही कलर का कागज होगा, अगर येलो कलर का कागज होगा, उस पर यूं प्रिंट करोगे तो छप के आ जाएगा। ज्यादातर लोग जब कॉमन सील लगाते थे ना, तो व्हाइट कलर का कागज प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि उसमें देखना मुश्किल होता था। येलो और इस तरीके का कागज यूज करते थे ताकि दिखे। लेकिन आजकल तो लोग ऐसे वाली कॉमन सील यूज ही नहीं करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। आजकल तो लोग, तुमने देखा कि नॉर्मल स्टैंप यूज करते हैं, ब्लू वाली, रेड वाली, पिंक वाली, सॉरी पिंक वाली मेरे मुंह से निकल के, बच्चे पूछते हैं ना, ऐसी हरकतें करते हैं। तो ब्लू वाली या ब्लैक वाली यूज करते हैं। तो ज्यादातर लोग नॉर्मल स्टैंप यूज करते हैं, रेड वाली। तो ये वाली तो स्टैंप यूज नहीं होती। इसीलिए कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद कॉमन सील के कंसेप्ट को क्या कर दिया गया था? ऑप्शनल कर दिया गया था, ऑप्शनल कर दिया गया था। तो ये थे हमारे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारे को समझ आया कि आखिर में कंपनी होती क्या है। तो आज क्या तुमसे कोई पूछे कंपनी क्या होती है, तो कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन पर्सन होती है, जिसको कुछ लोग मिलकर बनाते हैं। कॉमन पर्पस होता है, जो पैसा लगाया तो शेयर्स की फॉर्म में लगाया जाता है। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, ठीक है। और ये तुम्हारे को मैं बता ही रहा था ऊपर की कंपनी जो होती है, हमने देखा था कि दो पार्ट में डिवाइड होती है, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स, वो हमने समझ लिया।
अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो दो तरीके की ना एसोसिएशन ऑफ पर्संस होती है, दो तरीके की एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, अब हम उसको समझेंगे। अब तुम्हारे को सेपरेट लीगल एंटिटी समझ आ गया ना, अब तुम्हारे को सब कुछ समझ आ जाएगा बड़ा इजीली। अब मैं समझाता हूं क्या क्या है। अब तो तुम्हारे को मेरे को लगता है बेस बनवाने की जरूरत नहीं, अब हम बुक से रीड करना शुरू करेंगे तो तुम्हारे को सब समझ आएगा। बुक में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मीनिंग ऑफ कंपनी, तो वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉम, जिसका मतलब होता है विद और टुगेदर। एंड नेक्स्ट वर्ड है पनीस, जिसका मतलब होता है ब्रेड और मील। तो दोनों को जोड़ दे तो उसका नाम बन क्या था, ओरिजिनली रेफर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर। तो ओरिजिनली रेफर टू एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब कुछ लोगों की बनाई हुई एसोसिएशन है जहां पे वो लोग क्या करते थे, इकट्ठे खाना खाते थे। तो जिस तरीके से इकट्ठा खाना खाने को पहले कंपनी बोला जाता था, उस तरीके से इकट्ठा काम करने को आज के डेट में क्या बोला जाता है, कंपनी बोला जाता है। अच्छा इसने बोला कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी ना दो तरीके की होती है, बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा कंपनीज भी पहले ऐसे समझो कि कंपनीज भी दो तरीके की होती हैं। कंपनीज अगर मैं तुमसे बात करूं तो वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है कंपनी फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर कंपनीज एक्ट, और एक होती है, इसको हम रजिस्टर्ड कंपनीज भी बोलते हैं, इनको हम रजिस्टर्ड कंपनीज भी बोलते हैं। और एक होती है कंपनी फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट, कंपनी फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट, और इनको हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस भी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिखना तो चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एग्जाम्पल रिलायंस, टाटा एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो LIC, ICAI, ICSI, ICMAI। अच्छा अब एक बात बताओ, इन सब ये सब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं। दो तरीके की कंपनी होती है, एक वो कंपनियां जो अपने एक्ट से बनी है, एक वो कंपनी जो अपने एक्ट से बनी है जिनका खुद का एक्ट है, और एक वो कंपनी जो कंपनी एक्ट में बनी है। जैसे रिलायंस और टाटा का खुद का कोई एक्ट नहीं है, वो एज पर कंपनी एक्ट रजिस्टर हुई है। अच्छा लेकिन LIC का खुद का एक्ट है इंडिया में, LIC एक्ट। अच्छा CA का जो CA बच्चे कर रहे हैं ICI, इसका खुद का एक्ट है ICI एक्ट 1949। CS इंस्टीट्यूट का खुद का एक्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक्ट 1980। तो जो CACS बॉडीज बनी है, CACS CMA बॉडीज बनी है, ये अपने एक्ट से बनी है, इनके खुद के एक्ट हैं। तो जो इनके खुद के एक्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि ये कंपनियां स्पेशल एक्ट में बनी है, इन्हें हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी वर्ड बना स्टैट्यूट से, स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, जिनका खुद का लॉ है, जिनका खुद का लॉ है। तो ये कंपनी इनको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं, और जो कंपनियां कंपनी एक्ट में बनी है उनको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, ये भी अपने एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, मगर इनको ये अपने एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है तो इसलिए हमें रजिस्टर्ड इनका नाम नहीं देते। लेकिन जो कंपनियां कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है हम रजिस्टर्ड कंपनीज बोलते हैं। ऐसा नहीं कि अनरजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है लेकिन ये अपने एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड नहीं है, इनका खुद का एक्ट है। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, अल्टीमेटली है तो ये भी कंपनियां, लेकिन ये कंपनी एक्ट में नहीं बनी है, ये स्पेशल एक्ट में बनी है, इनका खुद का एक्ट है। तो क्या इनके ऊपर कंपनी लॉ लगेगा, मेरा क्वेश्चन है। तो क्या इनके ऊपर हमारा वाला कंपनी लॉ भी लगेगा, या इनको खाली सिर्फ अपना लॉ फॉलो करना है। जैसे LIC है, तो LIC के ऊपर, LIC का खुद का एक्ट है इंडिया में, LIC एक्ट। तो क्या LIC के ऊपर हमारा कंपनी एक्ट भी लगेगा, या उनको खाली LIC वाला लॉ फॉलो करना है जो उनका LIC एक्ट है। तो लॉ कहता है, ध्यान से सुनना, हमारा कंपनी लॉ ही बोलता है, हमारा कंपनी लॉ कहता है कि हमारा लॉ, कंपनी लॉ इन सारी कंपनियों पे लगेगा जो स्पेशल एक्ट से बनी है, जो स्पेशल एक्ट से बनी है। एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज। अच्छा बैंकिंग कंपनीज के लिए भी इंडिया में एक्ट है, इंडिया में बैंकिंग कंपनीज के लिए अलग से एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उनके लिए बैंकिंग का खुद का एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अच्छा वो उनको बैंक्स के लिए चलता है। अच्छा मेरे कहने की सेंस है जो LIC हो गई, ICI हो गई, ICSI हो गई, सब अपने एक्ट से बनी है, तो क्या इनके ऊपर कंपनी लॉ लगेगा? यस, लॉ कहता है लगेगा, लॉ कहता है इनके ऊपर कंपनी लॉ भी लगेगा। लेकिन इनके लिए देखो, अगर मैं LIC के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो LIC के पॉइंट ऑफ व्यू से LIC एक्ट स्पेशल लॉ है, उनके लिए स्पेशल लॉ है, मतलब वो उन्हीं के लिए बनाया गया, वो और कहीं नहीं लगता। और क्या उनके ऊपर कंपनी लॉ लगेगा? कंपनी लॉ भी लगेगा, लेकिन उनके लिए जो कंपनीज एक्ट है वो जनरल लॉ है।
जनरल मींस ये तो सबके ऊपर ही लग रहा है ना, कंपनी एक्ट तो हर किसी पे लग रहा है, लेकिन जो एलआईसी का लॉ है वो खाली एलआईसी के लिए बनाया गया, वो और किसी के लिए नहीं है, इसलिए उसे हम स्पेशल लॉ बोल रहे हैं कि वो स्पेशली एलआईसी के लिए बनाया गया। तो हमारा लॉ ये बोलता है, हमारा कंपनी एक्ट ये बोलता है कि हमारा लॉ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पे भी लगेगा जो अपने एक्ट से बनी है, लेकिन अगर उनके लॉ में और हमारे लॉ में, मतलब उनके स्पेशल लॉ में और कंपनी एक्ट में कंफ्लिक्ट होगा, कंफ्लिक्ट मींस दुविधा पैदा होगी, तो उनका वाला एक्ट प्रिवेल करेगा। इसका मतलब अगर स्पेशल लॉ, इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी और कंफ्लिक्ट, इसको हम स्पेशल लॉ को स्पेसिफिक लॉ भी बोलते हैं कि वो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए बनाया गया। इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट और इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी और कंफ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन स्पेसिफिक लॉ एंड जनरल लॉ, then specific law will prevail over general law. Then specific law will prevail over जनरल लॉ। अगर उनके स्पेसिफिक लॉ में और जनरल लॉ में कोई कंफ्लिक्ट होगा तो स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल करेगा किसके ऊपर? जनरल लॉ के ऊपर। इसका मतलब ये कि अगर कंपनी एक्ट और एलआईसी एक्ट में कभी भी कोई कंफ्लिक्ट होगा तो एलआईसी एक्ट की बात मानी जाएगी। प्रिवेल का मतलब क्या होता है? ओवरराइड। तो कंपनी लॉ की बात नहीं मानी जाएगी, एलआईसी एक्ट की बात मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे आपको पता है कंपनीज में डायरेक्टर्स होते हैं, तो डायरेक्टर्स के लिए बोर्ड मीटिंग होती है। डायरेक्टर्स को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसके लिए कंपनी में क्या होती है? बोर्ड मीटिंग। तो कंपनी एक्ट बोलता है कि हर कंपनी को मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करानी होती है एक साल में। कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि हर कंपनी को एक साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करानी होती है। लेकिन एलआईसी एक्ट ये बोलता है कि एलआईसी को एक साल में मिनिमम 6 बोर्ड मीटिंग करानी है। एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। इसका मतलब एलआईसी एक्ट और कंपनी एक्ट में कंफ्लिक्ट हो गया। एलआईसी एक्ट कुछ और बोल रहा है, कंपनी एक्ट कुछ और बोल रहा है। कंपनी एक्ट बोल रहा है कि एक साल में हर एक कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करानी है, और एलआईसी एक्ट बोलता है कि एलआईसी वाली कंपनी को एक साल में 6 बोर्ड मीटिंग करानी है। तो दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तो उस केस में एलआईसी की बात मानी जाएगी, कंपनी एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब एलआईसी एक्ट प्रिवेल कर गया। एलआईसी एक्ट क्या कर गया? प्रिवेल कर गया। इसका मतलब जब स्पेसिफिक लॉ और जनरल लॉ में कंफ्लिक्ट होगा तो स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल करेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो उनके स्पेसिफिक लॉ में नहीं दिया हुआ, लेकिन उस चीज को लेकर कंपनी एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है, तो फिर वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो लेते कि हम ये समझें, तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि जो कंपनियां अपने एक्ट से बनती हैं, जो स्पेसिफिक अपने एक्ट से बनती हैं, तो क्या उनके ऊपर कंपनी लॉ लगता है? तो यस, क्या बोलोगे? लगता है। लेकिन अगर उनके एक्ट में और हमारे कंपनी एक्ट में कोई कंफ्लिक्ट होगा तो उनका वाला एक्ट प्रिवेल करेगा, उनका स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल करेगा, उसकी बात मानी जाएगी, कंपनी लॉ की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो उनके लॉ में नहीं लिखी हुई है और कंपनी लॉ में लिखी हुई है, तो वो प्रोविजन हम कंपनी एक्ट से लेकर वहां पे फॉलो कर सकते हैं। ये हो गई बात। तो कंपनीज भी दो तरीके की होती हैं, जो स्टैट्यूटरी कंपनी होती हैं जो अपने एक्ट से बनी है, आईसीआई, इसका क्या आईसीआई, आईसीएम, आईसीएसआई, इन सबको भी कंपनी लॉ फॉलो करना है क्योंकि ये अपने एक्ट से भी तो बनी है, तो इनको अपना लॉ भी फॉलो करना है और कंपनी एक्ट भी फॉलो करना है। लेकिन अगर इनके एक्ट में और कंपनी एक्ट में कंफ्लिक्ट होगा तो इनका वाला एक्ट प्रिवेल करेगा। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। क्या इनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? अल्टीमेटली अपने एक्ट से बनी है तो इनकी भी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इनकी भी खुद की क्या होती है? पहचान होती है। अच्छा, अब कुछ अगर याद आ रहा हो ना तो मैं तुम्हें ऊपर लेके चलता हूं। तो ले दे के मैंने तुम्हें एक चीज पढ़वाई थी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में। बॉडी कॉर्पोरेट की जब मैंने तुम्हारे को डेफिनेशन पढ़वाई थी ना, अब तुम्हें बातें समझ आएंगी। जब मैंने तुम्हारे को बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़वाई थी लास्ट क्लास में, तो हमने बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में चलते हैं पहले। तो बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो उसमें फॉरेन कंपनी कवर है। और मैंने तुम्हारे को बताया था कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर जब इसमें क्लैरिफिकेशन आई तो उन्होंने क्या बोला कि अलोंग विद फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनी विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो एमसीए ने क्या बोला था कि फॉरेन कंपनी का इंडियन भी कवर होंगी, और साथ में एमसीए ने एक चीज और बोली थी कि जिस भी चीज की सेपरेट लीगल एंटिटी है वो भी कवर होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या इस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर जो स्पेशल एक्ट से कंपनियां बनी हैं क्या वो भी कवर होंगी? यस, स्पेशल एक्ट से जो कंपनियां बनी वो भी कवर होंगी। यस, इसका मतलब इस लाइन से निकल के आया। और हमने क्या बोला था? कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट्स पे लगता है और बॉडी कॉर्पोरेट स्पेशल एक्ट वाली कंपनियां पे आती हैं, इसीलिए इस वजह से हमारा कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट्स मतलब स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज पे भी लगता है। और स्पेसिफिकली भी तुम्हारे को एक सेक्शन 1 भी पढ़वाऊंगा। सेक्शन 1 भी बोलता है कि हमारा लॉ इन पे लगेगा। तो डबल मतलब सेक्शन 2+11 से तो एनालिसिस निकल ही रहा है। सेक्शन 1 भी अभी तुम्हारे को पढ़वाऊंगा। मैंने कुछ छुड़वाया था, तुम्हारे को याद होगा ऊपर सेक्शन 1 में, वहां भी लेके जाऊंगा। तो वहां भी
हमारा कंपनी लॉ वहां भी लगता है। तो ले देखिए आप ये समझो कि हमारा बॉडी कॉर्पोरेट की जब हम डेफिनेशन पढ़ें तो बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में इंडियन कंपनीज भी कवर होती हैं, फॉरेन कंपनीज भी कवर होती हैं, और वो कंपनियां जो स्पेशल एक्ट से बनी है, जो कंपनी एक्ट से नहीं बनी, खुद के एक्ट से बनी है, उनके ऊपर भी कंपनी लॉ लगता है, उनके ऊपर भी कंपनी लॉ लगता है। तो ले देखिए अगर तुम ये समझो तो अगर मैं तुम्हें सीधी सी भाषा में बोलूं ना, किसी भी चीज की अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में सारी कौन सी एंटिटियां फॉल कर रही हैं, जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, भले ही फिर वो इंडियन कंपनी हो, भले ही फिर वो फॉरेन कंपनी हो, भले फिर वो स्पेशल एक्ट से बनी हो, सबकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और वो सब किस में फॉल कर रही हैं, बॉडी कॉर्पोरेट में फॉल कर रही है। तो अगर तुमसे सीधी सी भाषा में अगर आज के बाद कोई पूछे तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, तो एनीथिंग which has a separate legal entity will be treated as body corporate. Anything which has a separate legal entity will be treated as body corporate. तो जिस भी चीज की सेपरेट लीगल एंटिटी है वो बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी, विल बी ट्रीटेड एज बॉडी कॉर्पोरेट। तो जिस भी चीज की सेपरेट लीगल एंटिटी है वो क्या मानी जाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी। और सेपरेट लीगल एंटिटी इंडियन कंपनीज की भी होती है, फॉरेन कंपनीज की भी होती है, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की भी होती है। तो सभी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। अच्छा मेरे एक क्वेश्चन है, जब आपको पता है कि कंपनीज एज पर कंपनी एक्ट बनी सकती हैं, तो इस स्पेसिफिक लॉ का कंसेप्ट क्यों आया, ये स्पेशल लॉ का कंसेप्ट क्यों आया, ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बनाने का कंसेप्ट क्यों आया? चलो इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, अभी नहीं छेड़ रहा, तुम्हारे लिए सस्पेंस छोड़ रहा हूं। जब मैं आगे जाऊंगा तो बात करूंगा कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के लिए स्पेसिफिक लॉ बनाने का कंसेप्ट क्यों लाया। जब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बन सकती है तो इनके लिए स्पेशल लॉ अलग से क्यों बनाया जाता है। तो अभी सस्पेंस छोड़ रहा हूं, तुम सोचो खुद क्यों बनाया जाता होगा, अभी आगे जाके बात करेंगे। तो अभी तुम्हारे को ये सब समझ आ गया कि कंपनीज भी कैसे तरीके की होती हैं। एक रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, रजिस्टर्ड का मतलब ये नहीं है कि वो रजिस्टर्ड दूसरी वाली अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड मींस जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। और जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो अपने एक्ट में रजिस्टर्ड है, मगर वो भी रजिस्टर्ड तो है ही ना, लेकिन उनको हम रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं बोलते, लेकिन है तो वो भी रजिस्टर्ड, लेकिन उन्हें हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं क्योंकि उनका खुद का एक्ट है। अब आती है बात, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम्हें सब कुछ समझ आ ही चुका, तो अब हम पढ़ते हैं दो तरीके की एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। क्या होती है? दो तरीके की एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। एक होती है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक होती है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस एओपी। एक होती है इनकॉर्पोरेटेड एओपी, एक होती है अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी। दो तरीके की एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, एक होती है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक होती है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो एक हो गई इनकॉर्पोरेटेड एओपी, एक हो गई अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी। इनकॉर्पोरेटेड एओपी वो होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इनकॉर्पोरेटेड एओपी वो होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी वो होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो दो तरीके के एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस जहां पे कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी दो तरीके की होती है, एक होती है इनकॉर्पोरेटेड, एक होती है अनइनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पर्सन वो होती हैं जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी वो होती है जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब खुद की कोई पहचान नहीं होती। अब सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है तुम्हारे को पता लग गया, जिसकी खुद की एक ऐसी एंटिटी जिसकी खुद की पहचान होती है, जो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से लोगों के ऊपर केस कर सकती है, अपने नाम से लैंड एक्वायर कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसके एग्जाम्पल में लिखोगे तो क्या आती है, कंपनी, एग्जाम्पल कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं अब आपको पता है, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एटसेट्रा। और वो वाली एंटिटी जिनकी अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी मींस वो एंटिटी जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो इसके एग्जांपल में अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ जिसको बोलते हैं, एटसेट्रा। इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। अच्छा, इनकॉर्पोरेटेड वो जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अनइनकॉर्पोरेटेड वो जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। अब तुम्हारे को ऊपर लेके चलूं, तुम्हारे को याद होगा जब मैंने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो मैंने कंपनी की डेफिनेशन जब सेक्शन 2 क्लॉज 20 में पढ़वाई थी, तो मैंने तुम्हारे को पढ़वाया था
जब मैंने तुम्हारे को कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में पढ़वाई थी तो वहां पे लिखा हुआ था कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट। तो मैंने तुम्हारे को उस टाइम पे टेम्परेरी बोला था कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड का मतलब रजिस्टर्ड समझ लो या फॉर्म समझ लो, टेम्परेरी समझ लो, लेकिन मैं तुम्हारे को बोला था कि इनकॉर्पोरेटेड का मतलब प्योरली फॉर्म्ड रजिस्टर्ड नहीं होता। ये तो होता है मगर प्योरली नहीं होता। तो अब तुम्हारे को समझ आ गया, इनकॉर्पोरेटेड वर्ड सिर्फ वहां लगाया जाता है जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इनकॉर्पोरेटेड वर्ड सिर्फ वहां यूज होता है जिसकी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वहीं पे इनकॉर्पोरेटेड वर्ड आता है। पार्टनरशिप फर्म के केस में कभी भी इनकॉर्पोरेटेड वर्ड नहीं आएगा, वहां पे हमेशा रजिस्टर्ड वर्ड आएगा। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट होती है, हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होती है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। लेकिन हम कंपनी को लेकर हमेशा क्या बोलते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। तो इनकॉर्पोरेटेड वर्ड कहां आता है, जिसकी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो एक्चुअल में इनकॉर्पोरेटेड का मतलब फॉर्म्ड रजिस्टर्ड नहीं होता, एक्चुअल में इनकॉर्पोरेटेड वर्ड वहां यूज होता है जिसकी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसीलिए मैंने तुम्हारे को बोला था कि इसके बारे में मैं तुम्हारे को बाद में बताऊंगा, क्योंकि अब तुमने दो तरीके की एसोसिएशन ऑफ पर्सन समझ ली, एक होती है इनकॉर्पोरेटेड, एक होती है अनइनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड वो जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अनइनकॉर्पोरेटेड वो जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इसीलिए कंपनी के केस में हम वर्ड इनकॉर्पोरेटेड यूज करते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के केस में वर्ड इनकॉर्पोरेटेड यूज करते हैं। जब हम एलएलपी बनाते हैं तो अब भी हम यही बोलते हैं कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है। लेकिन हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो हम कभी ये नहीं बोलते पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट हो रही है, हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो रही है। तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वर्ड उन चीजों के लिए यूज होता है जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, और इनकॉर्पोरेटेड वर्ड वहां यूज होता है जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और आज YouTube पे जाकर देखना 90% टीचर यही सिखा रहे हैं, इनकॉर्पोरेटेड मींस फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड। पता नहीं किस थर्रे से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, किस सोच से पढ़ा रहे हैं। चलो, बच्चे का करियर ही बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा भाऊ, तो एसोसिएशन दो तरीके की होती है, एक होती है इनकॉर्पोरेटेड, एक होती है अनइनकॉर्पोरेटेड। अब मैं तुम्हारे को बता चुका हूँ, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो होती है जहां पे सिंगल पर्सन डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। मतलब क्या, जो बंदे उसको चला रहे हैं वो अलग चीज है और कंपनी अलग चीज है। तो इनकॉर्पोरेट मींस वो जहां पे सिंगल पर्सन डिस्टिंक्ट है इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूटिंग इट, मतलब जो लोग कंपनी बना रहे हैं वो अलग चीज है और कंपनी एक अलग चीज है। वेयर एज अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन इज मेयर कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। और अनइनकॉर्पोरेटेड क्या है, खाली जहां पे कुछ लोग बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, जहां पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो जिस चीज की सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग चीज है और उसको चलाने वाले अलग चीज है, तो वो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जिस चीज की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है वो क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड। तो देखो, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ओज इट्स एग्जिस्टेंस ईदर टू अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और टू अ कंपनी लेजिस्लेशन। कह रहा है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन दो तरीके से पैदा होती हैं, या तो वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पैदा होती हैं, मतलब स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मीन जिनका खुद का एक्ट पास होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल अंदर होता है एलआईसी, आईसीआई, आईसीएसआई। और या कंपनी लेजिस्लेशन मीन जो कंपनी लॉ से पैदा हुई है, एग्जांपल रिलायंस, टाटा वगैरह। कह रहा है द पब्लिक कॉर्पोरेशंस लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हैव ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, इसलिए इनको दीज आर यूजुअली रेफर टू एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी कंपनी। इनके अलग अलग नाम है, इनको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। तो कह रहा है वो वाली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो खुद के एक्ट से बनी है उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसका एग्जांपल दे रहा है वो एलआईसी, मैंने भी तुम्हारे को एलआईसी का एग्जांपल दिया था, दामोदर वैली। और कह रहा है वो कंपनियां जो टाटा आयरन स्टील, हिंदुस्तान लीवर, ये सब क्या है, जो कंपनी एक्ट में बनी है, तो ये नॉर्मल कंपनी है। और कह रहा है ट्रेडिंग पार्टनरशिप विच इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट एग्जांपल ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। और जिस चीज की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती वो अनइनकॉर्पोरेटेड होती है, तो उसके एग्जांपल में उसने क्या दे दिया, पार्टनरशिप। तो तुम्हारे को ये मैंने समझाया था, ये तुम्हारे को मैंने जो समझाया, तो सीधी सी भाषा में याद रखो, जिस चीज की सेपरेट लीगल एंटिटी है वो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड ईओपी, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है वो क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड ईओपी। इसके भी एग्जांपल लिखवा दिए, उसके भी लिखवा दिए। और इनकॉर्पोरेटेड वर्ड अब सिर्फ कहां यूज होता है, आपको समझ आ गया। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब फॉर्म्ड रजिस्टर्ड नहीं होता, इनकॉर्पोरेटेड वर्ड सिर्फ वहां यूज होता है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब हम इनको बुक से पढ़ेंगे और आगे। अच्छा, अब तुम्हारे को जो ऊपर सेक्शन 1 छुड़वाया, अच्छा सेक्शन 1 छुड़वाया ना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। अब मैं तुम्हारे को पढ़वाता हूं, तुम्हारे को मैंने बोलता है पैराग्राफ बाद में कराऊंगा, अब तुम्हारे को पैराग्राफ समझ आ जाएगा। अब वो कह रहा है सेक्शन 1 प्रोवाइड दैट द कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया। हमारा कंपनी एक्ट पूरे इंडिया पे लगता है। एंड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग। और कंपनी एक्ट के प्रोविजन कहां कहां लगते हैं वो ये बता रहा है। सेक्शन 1 में बताया कि कंपनी एक्ट कहां कहां लगेगा। पहला कह रहा है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये तो तुम्हें पता ही है, जो कंपनी एक्ट 2013 में बनी है, ये जिससे पहले वाले कंपनी लॉ में बनी थी, लाइक कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1913। तो कह रहा है उन सब के ऊपर कंपनी लॉ लगेगा। तो हमारा कंपनी लॉ कहां कहां लगेगा वो ये बता रहा है। तो जो कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट में बनी 2013 वाले में, उसमें तो लगेगा, जो पहले की बनी हुई उन पे भी लगेगा। दूसरा और किस पे लगेगा, इंश्योरेंस कंपनीज पे भी लगेगा। इंश्योरेंस कंपनीज एग्जांपल एलआईसी वगैरह, इन सब पे भी लगेगा। लेकिन आपको पता होगा इंश्योरेंस कंपनीज के खुद के लॉ है इंडिया में। तो कह रहा है
except in so far as the said provision are inconsistent with the provision of Insurance Act 1938 or the Insurance Regulatory Development Authority Act 1999। आपको पता है इंश्योरेंस कंपनीज के इंडिया में खुद के भी दो लॉ हैं, एक है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट और एक है इंश्योरेंस एक्ट। तो इसका मतलब ये, अच्छा इसने क्या बोला कि हमारा कंपनी लॉ इंश्योरेंस कंपनीज पे भी लगेगा, एक्सेप्ट मींस अगर इन सो फार एज द सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट, अगर हमारे कंपनी लॉ के प्रोविजन इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब आपस में लड़ जाते हैं, इधर कंपनी इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजन कुछ और बोल रहे हैं और कंपनी एक्ट के प्रोविजन कुछ और बोल रहे हैं, तो उस केस में उनके प्रोविजन फॉल प्रिवेल करेंगे, हमारे कंपनी एक्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। यही बताया था मैंने तुम्हारे को कि अगर उनके वाले एक्ट में और हमारे कंपनी एक्ट में कंफ्लिक्ट होगा तो उनका वाला एक्ट प्रिवेल करेगा। तो वो ये कह रहा है कि नॉर्मली देखो लिखा ना, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मींस कंपनी एक्ट शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग में सेकंड पॉइंट इंश्योरेंस कंपनी। तो हमारे कंपनी एक्ट के प्रोविजन इंश्योरेंस कंपनीज पे लगेंगे, लेकिन अगर हमारे प्रोविजन इंश्योरेंस कंपनी के प्रोविजन, हमारे कंपनी एक्ट के प्रोविजन और इंश्योरेंस कंपनी के प्रोविजन दोनों इनकंसिस्टेंट हैं, इंश्योरेंस कंपनी के प्रोविजन कुछ और बोल रहे हैं और कंपनी एक्ट के प्रोविजन कुछ और बोल रहे हैं, तो उस केस में इंश्योरेंस एक्ट की प्रोविजन की बात मानी जाएगी, कंपनी एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी। सिमिलरली नीचे आ जाओ, बैंकिंग कंपनीज, और बैंकिंग कंपनीज के लिए भी इंडिया में खुद का एक्ट है उनका, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इसका मतलब हमारे कंपनी लॉ के प्रोविजन बैंकिंग कंपनीज पे भी लगेंगे, लेकिन अगर बैंकिंग के एक्ट में और हमारे कंपनी एक्ट में कंफ्लिक्ट होगा तो बैंकिंग वाला एक्ट प्रिवेल करेगा। फिर नेक्स्ट आता है कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब हमारे कंपनी एक्ट के प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज पे भी लगेंगे, लेकिन अगर उनके लिखा, फिर आगे वही आ रहा है एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेट प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इसका मतलब यही है कि अगर हमारे कंपनी एक्ट के प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अगेंस्ट जाएंगे तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात मानी जाएगी, कंपनी एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी। और लास्ट क्या बोल रहा है, एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। अच्छा, एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट में क्या आ सकता है, आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई एटसेट्रा। तो क्या हमारे कंपनी लॉ के प्रोविजन इन पे भी लगेंगे, लेकिन अगर उनके एक्ट में और कंपनी एक्ट में कंफ्लिक्ट होगा तो उनका वाला एक्ट प्रिवेल करेगा। और लास्ट बोल रहा है सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कह रहा फ्यूचर में अगर कोई नई बॉडी कॉर्पोरेट भी सरकार इसमें डालना चाहे तो डाल सकती है। अभी तो सरकार ने सिर्फ इन बॉडी कॉर्पोरेट्स को कवर कर रखा है, सब ये बॉडी कॉर्पोरेट ही तो है, इन सबकी सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, तो सबकी सब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या सीए इंस्टीट्यूट भी अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट है? यस। क्या सीएस इंस्टीट्यूट भी अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट है? यस। क्या सीएमए इंस्टीट्यूट भी अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट है? यस। सीएससी सीएमए इंस्टीट्यूट की खुद की पहचान है, सीएससी सीएमए इंस्टीट्यूट अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो उनकी भी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कह रहा है अभी तो हमने सिर्फ इतनी ही बॉडी कॉर्पोरेट कवर करी है, फ्यूचर में हम और भी कवर करना चाहे तो कर सकते हैं। और कह रहा है इस बॉडी कंपनी एक्ट किस पे नहीं लगता, अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज पे नहीं लगता। अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी मींस जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। और नीचे वो ये बता रहा है कि हमारा जो कंपनी एक्ट 1956 है वो होल ऑफ इंडिया पे लगता था पहले, मगर कुछ जगहों पे नहीं लगता था। देखो लिखा ना, कंपनीज एक्ट 1956 आल्सो अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया। जो पुराना वाला कंपनी एक्ट है वो भी पूरे इंडिया पे लगता था, लेकिन हाउ एवर प्रोवाइजो मींस एक्सेप्शन, ये पुराने वाले कंपनी एक्ट से लिंक कर रहा है। प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन। लेकिन पुराने वाले कंपनी एक्ट का एक प्रोविजन था जिसमें सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी टू मॉडिफाई द प्रोविजन ऑफ द एक्ट व्हाइल अप्लाइंग दिस एक्ट ऑन द स्टेट ऑफ नागालैंड। सिमिलरली सेक्शन 620B एंड 620C ऑफ द 1956 एक्ट का ए कैपिटल होगा। एक्ट का ए हमेशा कैपिटल होता है। एक्ट तो सेक्शन 620B एंड 620C ऑफ द कंपनी 1956 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता था टू exempt or modify the provision of this act while applying this act on the state of Goa, Daman, Diu and Jammu and Kashmir respectively. These kind of power of central government has been taken away by the Companies Act 2013। आ गई बात, Companies Act 2013 एक्ट का ये हमेशा कैपिटल। तो कह रहा है कि कंपनी एक्ट, जो पुराना वाला कंपनी एक्ट, मैंने तुम्हारे को बताया ना, पुराने वाले कंपनी एक्ट में बहुत सारी स्टेट्स के लिए एग्जम्प्ट कर दिया था। गोवा को एग्जम्प्ट किया हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर को एग्जम्प्ट किया हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि वो जिस जिस स्टेट को भी एग्जम्प्ट करना चाहे कंपनी एक्ट के दायरे से एग्जम्प्ट कर सकती है। पुराना वाला कंपनी एक्ट 1956 जो था
उसका पुराने वाले कंपनी एक्ट का सेक्शन, अच्छा सेक्शन 620 भी 620 नए वाले कंपनी एक्ट में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नए वाले कंपनी एक्ट में सेक्शन ही 470 तक है टोटल में, तो पुराने कंपनी एक्ट की बात कर रहा है। तो कह रहा है कंपनी एक्ट 1956 का जो सेक्शन 620 बी था और 620 सी था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता था कि वो कंपनी एक्ट को एग्जम्प्ट कर सकती है कुछ स्टेट्स के ऊपर। तो उन्होंने एग्जम्प्ट करा हुआ था गोवा को, दमन को, दीव को, जम्मू कश्मीर को। नए वाले कंपनी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सारी पावर छीन ली गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सी कैपिटल में आएगा और जी कैपिटल में आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पावर छीन ली गई नए वाले कंपनी एक्ट में। हैज बीन टेकन अवे बाय कंपनीज एक्ट 2013। दी सारी की सारी पावर नए वाले कंपनी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की छीन ली गई। अच्छा, आज के बेस का मतलब आज वाला कंपनी लॉ पूरे कंट्री पे अप्लाई होता है। तो देखो लिखा रहा है, thus the 2013 एक्ट puts an end to the power of central government under the 1956 act, central government under the 1956 act to exempt companies based on regional considerations, to exempt companies बेस्ड ऑन रीजनल कंसिडरेशन। जो रीजन के बेस पे पहले अगर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कुछ स्टेट्स को छोड़ देती थी, अब नहीं छोड़ेगी, अब वाला कंपनी लॉ पूरी कंट्री के ऊपर लगेगा यूनिफॉर्मली। इसका लेते कि इस पैराग्राफ में सिर्फ सीधी सी भाषा में इतना कहा गया कि जो पहले वाला कंपनी लॉ था वो कुछ कुछ जगहों पे नहीं लगता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर थी कि वो कुछ कुछ जगहें छोड़ सकती थी, लेकिन नए वाले कंपनी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पावर छीन ली गई है और नया वाला कंपनी लॉ पूरे इंडिया पे यूनिफॉर्मली लगेगा, पूरे इंडिया पे यूनिफॉर्मली लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम ये पढ़ लिया। अब डेफिनेशन ऑफ कंपनी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी से स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो गाइस आगे बढ़ो। तो अब जरा डेफिनेशन ऑफ कंपनी से पढ़ते हैं। ऊपर तो पढ़ लिया, डेफिनेशन ऑफ कंपनी मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ये आप मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डेफिनेशन ऑफ कंपनी, द टर्म कंपनी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2+20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। As per this, company means a company which is incorporated under Companies Act 2013 or under any previous law relating to companies। समझा दी थी ना डेफिनेशन ऑलरेडी। अच्छा, ये जो नीचे पैराग्राफ दिख रहा है ना, इट में बी नोटेड दैट द टर्म कंपनी शैल बी यूज्ड इन द सेंस as defined above for the entire Companies Act 2013 unless the context otherwise requires। इस लाइन को अभी मैं छुड़वा रहा हूं, इसको लिखो रेड विद होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंसेप्ट। इसके लिए यहां इसके साथ यहां पे लिख दो रेड विद होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंसेप्ट। जब मैं तुम्हारे को टाइप्स ऑफ कंपनी वाला चैप्टर करवाऊंगा और जब मैं वहां पे तुम्हारे को होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन कराऊंगा, तो तुम्हारे को मैं वहां पढ़वाऊंगा, इसको, इस लाइन को दोबारा पढ़वाऊंगा तब, जब वो वाला टॉपिक मैं करवाऊंगा। तो अभी के लिए लिख दो कि भाई ये वाली लाइन हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ये किसके साथ पढ़ेंगे, होल्डिंग सब्सिडरी कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है जी। और ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो तो मैंने तुम्हारे को समझा ही दी थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी से, जो तुम्हारे को मैंने ऑलरेडी सारे मोटा मोटा तो समझा ही दिए हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारे को पहला कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी। और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब तुम्हारे को पता ही है कि कंपनी की खुद की एक पहचान होती है, कंपनी की खुद की एक पहचान होती है। जो उसको चला रहा है वो अलग बंदा है और कंपनी एक अलग पर्सन है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन, उसको चलाने वाले नेचुरल पर्सन है। तो मुकेश अंबानी जब रिलायंस को चला रहे हैं तो रिलायंस एक अलग चीज है, मुकेश अंबानी एक अलग चीज है। तो अगर अंबानी रोड पे खड़े होकर छोले कुलचे खा रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे रिलायंस छोले कुलचे खा रही है, अंबानी ही खा रहा है। अगर रिलायंस 100 करोड़ का लोन ले रही है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अंबानी ले रहा है, तो वो रिलायंस ले रही है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, तो पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आपको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हैविंग अ पर्सनैलिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। अच्छा, हैविंग अ पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर कॉन्स्टिट्यूटिंग इट मींस जो उसको चला रहे हैं वो अलग है और कंपनी एक अलग चीज है। भाई तुम्हारे को मैं बता ही चुका भाई चीज। Thus, a company has got an entity which is separate from its member। member मतलब शेयर होल्डर। कंपनी लॉ में जहां भी वर्ड मेंबर आ जाए, वैसे मेंबर और शेयर होल्डर में भी फर्क होता है, तो मैं आगे जाके बताऊंगा क्या फर्क होता है। अभी के लिए इतना मान लो कि मेंबर का मतलब शेयर होल्डर, दोनों सेम है, अभी के लिए मान लो। एंड सिंस दिस सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट इज कन्फर्ड, कन्फर्ड मींस प्रोवाइडेड बाय लॉ, लॉ ने बताया है ये कंसेप्ट। इट इज सेड दैट अ कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कह रहा है क्योंकि ये कंसेप्ट लॉ ने ही दिया है, तो हम इसे बोलते हैं कि कंपनी की क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की खुद की एक पहचान है। अच्छा, इस चीज को लेकर एक बहुत फेमस केस था, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या था इस केस में, क्या कहा गया था, मैं तुम्हारे को समझाता हूं। इस केस में क्या हुआ था मैं तुम्हारे को बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना इस सालोमन के केस में क्या हुआ था। अच्छा, इस सालोमन के केस को समझने से पहले कुछ चीजें बताता हूं, फिर सालोमन का केस ज्यादा बेटर समझ आएगा। अच्छा, दो तरीके के क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर
दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर, एक होते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये तो बहुत छोटी क्लास में सिखाया गया होगा तुम्हारे को 11वीं 12वीं में। एक होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर और एक होते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो क्रेडिटर दो तरीके के होते हैं, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड, ये आपको बात पता ही है। अच्छा, अब सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होते हैं? जिसके पास आप लोन लेकर बदले में कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाते हो, अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाते हो, कोई चीज गिरवी करवाते हो, तब उसे हम सिक्योर्ड क्रेडिटर बोलते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कौन से होते हैं? जिनसे हमने लोन तो लिया है लेकिन उनके पास अपनी कोई भी चीज गिरवी नहीं रखवाई। तो मान लो अगर ये बैंक है, मान लो ये पर्सन मिस्टर ए है, इस बैंक ने मिस्टर ए को 10 करोड़ रुपए का लोन दिया है और बदले में मिस्टर ए ने अपनी लैंड मॉर्गेज करी है, अपनी लैंड गिरवी करवाई है। तो बैंक हो गया लैंडर और ए हो गया बोरोवर, और लैंडर को हम क्रेडिटर भी बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या यहां पे बैंक सिक्योर हो गया? बिल्कुल सिक्योर हो गया कि कल को अगर ए पैसा नहीं चुकाएगा तो बैंक इस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा रिकवर कर लेगा, इस लैंड को बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। तो बैंक यहां पे क्या है? सिक्योर्ड क्रेडिटर। बैंक कौन सा क्रेडिटर है यहां पे? सिक्योर्ड। तो जब आपके पास कोई डेटर कोई चीज गिरवी रखवाता है तब बदले में लोन लेता है, उसे हम बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। और बदले में उसने कोई चीज गिरवी नहीं रखवाई, आपने उसको उसकी गुडविल पे लोन दे दिया। मान लो मेरे पास बैंक, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा मेरे को लोन चाहिए, मेरी गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर, आप पता कर सकते हो कि मैंने आज तक कभी किसी का पैसा नहीं मारा, मेरा पास में ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो बैंक ने मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे को लोन दे दिया, लेकिन मेरे पास कोई भी चीज गिरवी रखने को नहीं है, ना मैंने कोई चीज गिरवी रखवाई है, तो भी बैंक ने मेरे को लोन तो दिया है ना। तो बैंक क्रेडिटर तो है लेकिन वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। क्योंकि अनसिक्योर क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास कोई चीज गिरवी नहीं रखवाई डेटर ने। तो कल को अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पास एक ही अधिकार है कि वो डेटर के ऊपर केस करके पैसा रिकवर करे, वरना नॉर्मल तरीके से तो पैसा रिकवर कर नहीं सकता। लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिटर तो क्या है? कोर्ट से परमिशन लेके इसकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर सकता है। लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पास तो एक ही रास्ता है, कोर्ट में केस करके पैसा रिकवर करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बेच के तो पैसा रिकवर हो नहीं सकता, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। अब ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा था? ये मैं इसलिए बता रहा था कि जब भी कोई कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, अच्छा जब भी कोई कंपनी वाइंडिंग अप के अंदर जाती है, कोई कंपनी बंद होने वाली होती है, तो क्या होता है? उसके एक ही चीज होती है, एसेट्स आर सोल्ड ऑफ एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। एसेट्स आर सोल्ड ऑफ एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। जब कोई कंपनी बंद होने वाली होती है तो उसके क्या करे जाते हैं? एसेट बेच दिए जाते हैं एंड लायबिलिटीज चुका दी जाती हैं। एसेट्स आर सोल्ड ऑफ एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। उसके एसेट बेचे जाते हैं एंड लायबिलिटीज चुकाई जाती हैं। एसेट बेचे जाते हैं एंड उससे कर्जे चुकाए जाते हैं। इसका अलग कंपनी ने जितने भी कर्जे ले रखे हैं वो सारे कर्जे चुकाए जाएंगे, उन्हीं को हम लायबिलिटीज बोल रहे हैं। तो होता क्या है, वाइंडिंग अप के टाइम पे पेमेंट कैसे होती है, मैं तुम्हारे को ऑर्डर बताता हूं। सबसे पहले वाइंडिंग अप के टाइम पे सबसे पहले पेमेंट मिलती है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, फिर मिलती है वर्कमैन और एम्प्लॉइज को, फिर मिलती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, फिर मिलती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अच्छा, इसके अंदर और भी लोग होते हैं बीच में, सरकार गवर्नमेंट के ड्यूज वगैरह भी हैं, वो सब भी पेमेंट होती है, मैं उनको नहीं ले रहा, मोटी मोटी बातें बता रहा हूं सिर्फ, वो सब चीजें डिटेल में आगे पढ़ाई जाएंगी, अभी के लिए सिर्फ मोटा मोटा याद करो। लास्ट में मिलती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बचा कुचा पैसा किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये तो सिक्योर्ड क्रेडिटर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होता है आपको पता ही है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर आपको पता ही होंगे कौन होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर मींस कंपनी के परमानेंट शेयर होल्डर, जिनका कंपनी में पैसा लगा हुआ है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाती है दो चीजों की, कि उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी वालों से पहले पैसा मिलता है डिविडेंड की फॉर्म में। आपको पता होगा शेयर होल्डर जो भी पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसको बदले में क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इक्विटी वालों से पहले मिलता है, और कल को अगर कंपनी डूबती है, वाइंडिंग अप में जाती है, तो पहले पेमेंट प्रेफरेंस वालों को मिलती है, बाद में इक्विटी वालों को मिलती है। इसलिए उनका नाम भी क्या है? प्रेफरेंस, कि उन्हें दो चीजों की प्रेफरेंस मिल रही है। एक उनको इक्विटी वालों से डिविडेंड पहले मिलता है, दूसरा उनको वाइंडिंग अप के टाइम पे पेमेंट पहले मिलती है। तो ये सीक्वेंस होता है। इसका तो तुम्हें यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि सबसे पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर को होती है, बाद में अनसिक्योर्ड को होती है। मेरे को ये सब चीजें मैंने सिर्फ ये अभी जो सॉलोमन का केस समझाने जा रहा हूं उसके लिए जरूरी थी। तो तुम्हारे को ये सब समझ आ गया कि पहले पेमेंट सिक्योर्ड को मिलेगी, बाद में अनसिक्योर्ड को। ये लॉ कहता है और इस ऑर्डर में पेमेंट होती है। अब मैं इसे हटा रहा हूं, तो तुम्हें लिखना होगा तो लिख लेना, अगर तो वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं तो इसे रब कर रहा हूं, तुम लोग लिख लेना वीडियो पॉज करके, थोड़ा सा बैक करके वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं आगे बढ़ता हूं।
अब मैं तुम्हारे को मेन बात समझाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हारे को सालोमन का केस कराने जा रहा हूँ, क्योंकि सालोमन का केस स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक चीज समझानी बहुत जरूरी थी। अब तुम्हारे को सालोमन का केस बड़े प्यार से समझ आएगा। हुआ क्या था, ये केस पहली बात तो यहाँ का नहीं है, इंग्लैंड का है। सालोमन का केस कहाँ का है? इंग्लैंड का। हुआ कि एक सालोमन नाम का बंदा था, और क्या था, ये शू मैन्युफैक्चरर था। क्या था ये? शू मैन्युफैक्चरर था, जूते बनाता था। सालोमन नाम का बंदा था, और क्या बनाता था ये? जूते बनाता था। अच्छा, जब आपको पता होगा जैसे शू मैन्युफैक्चर, और ये क्या था, ये सोल प्रोप्राइटर था। ये क्या था? सोल प्रोप्राइटर था। अच्छा, तुम्हारे को एक चीज और भी याद दिला दूं मैं, पहले कुछ इसको स्टार्ट करने से पहले भी एक चीज याद दिला दूं। मैंने तुम्हारे को बताया था कि दो तरीके की कंपनियां होती हैं, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी का नाम कैसे लिखा जाता है? जैसे मान लो अगर प्राइवेट कंपनी, उसका नाम लिखा जाएगा एक्स प्राइवेट लिमिटेड, बीच में प्राइवेट आएगा। अगर वो पब्लिक कंपनी, उसका नाम ऐसे लिखा जाएगा एक्स लिमिटेड। और मैंने तुम्हारे को ये भी बताई थी कि प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं। मेंबर मतलब शेयर होल्डर। और मैक्सिमम होते हैं 200। ये लिख लेना, कहीं नहीं लिखा हो तो। ये क्यों बता रहा हूं, अब इसके एग्जांपल में लिंकिंग आएगी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 2। और मैक्सिमम होते हैं 15। अच्छा, पब्लिक कंपनी के अंदर अगर मैं आऊं तो यहां पे मिनिमम मेंबर होते हैं 7। अच्छा, डायरेक्टर और मेंबर में तुम्हारे को मैंने फर्क बता दिया था। डायरेक्टर कौन होते हैं? कंपनी की मैनेजमेंट। और मेंबर कौन होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर जो पैसा लगा रहे हैं। और डायरेक्टर कंपनी को संभालेंगे। और डायरेक्टर और शेयर होल्डर एक बंदा भी हो सकता है। मान लो मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर कंपनी बनाई, तो हम दोनों शेयर होल्डर है, तो हम दोनों मेंबर भी, और चाहे तो हम दोनों डायरेक्टर भी बन सकते हैं। इसका मतलब डायरेक्टर बनने के लिए शेयर होल्डर बनना जरूरी नहीं है, शेयर होल्डर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी नहीं है। हम चाहें तो, मान लो ए और बी ने कंपनी बनाई एक्स प्राइवेट लिमिटेड, मान लो एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई किसी ए और बी ने। अब मान लो ये दोनों शेयर होल्डर भी बनना चाहते हैं, खुद ही मेंबर बनना चाहते हैं, खुद ही पैसा लगाएंगे, प्लस इसको मैनेज भी खुद ही करना चाहते हैं, खुद ही डायरेक्टर भी बनना चाहते हैं। अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। केस 2, ऐसा भी हो सकता है कि ये बोले कि हमने बनाई एक कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर शेयर होल्डर तो हम ही बनेंगे, ए और बी ही शेयर होल्डर बनेंगे। शेयर होल्डर तो हम ही बनेंगे, लेकिन डायरेक्टर बनाएंगे किसी और को। लेकिन डायरेक्टर बनाएंगे किसी एक्स वाई जेड को। मतलब डायरेक्टर किसी एक्स और वाई, मान लो डायरेक्टर किसी एक्स और वाई को बनाएंगे। ऐसा करना चाहे तो भी कर सकते हैं। डायरेक्टर किसी और को बनाओ, शेयर होल्डर खुद बनो, ऐसा भी कर सकते हो। इसका मतलब मेंबर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी नहीं है, डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर बनना जरूरी नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें, आपकी मर्जी, चाहो तो दोनों सेम बंदे बन जाए, चाहे अलग अलग बन जाए। अब क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। और अगर मैं डायरेक्टर्स की बात करूं तो मिनिमम 2, मैक्सिमम, मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200। मिनिमम डायरेक्टर 2, मैक्सिमम 15। यहां पे अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो मिनिमम मेंबर्स, बाकी इनके बारे में एक्चुअली प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी डिटेल में क्या होती है वो तो मैं तुम्हारे को अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ कंपनीज में। अभी तो सिर्फ बेस बनवा रहा हूं तुम्हारा। तो यहां पे होते हैं मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम होते हैं अनलिमिटेड। कोई लिमिट ही नहीं है, जितने मर्जी हो सकते हैं। प्राइवेट और पब्लिक की अभी पहचान करने के लिए क्या है कि प्राइवेट क्लास में प्राइवेट लिमिटेड आता है, पब्लिक क्लास में खाली लिमिटेड आता है, प्राइवेट नहीं आएगा। और अच्छा, डायरेक्टर कितने होंगे इसके अंदर? मिनिमम डायरेक्टर होंगे 3, डायरेक्टर्स होंगे 3, एंड मैक्सिमम होंगे 15। मैक्सिमम होंगे 15। तो ये पहचान है। तो एक सालोमन नाम का बंदा था, ये शू मैन्युफैक्चरर था, और ये सोल प्रोप्राइटर था। मतलब उस दुकान को यही संभालता था, अकेला बंदा ही उस दुकान को संभालता था। इसके मूड में आया, अब तुमने ये तो लिख ही लिया कि क्या क्या कहा था, कितने बंदे होते हैं। तो इसके मूड में आया कि यार, अच्छा एक बात बताओ, जब पापा की दुकान थी, मैं इसको हटा रहा हूं, तुमने लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो लिख लेना वीडियो को पॉज करके। तो तुम्हारे को तो पता लग गया, प्राइवेट मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर, पब्लिक में मिनिमम 3 मेंबर, मैक्सिमम, पब्लिक मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम अनलिमिटेड।
प्राइवेट मिनिमम 2 डायरेक्टर मैक्सिमम 15 और पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर मैक्सिमम 15। तो एक सालोमन नाम का बंदा था, शू मैन्युफैक्चरर था, सोल प्रोप्राइटर था। ये इंग्लैंड का केस है। केस कहां का? ये इंग्लैंड का केस है। तो इस भाई के दिमाग में ये आया, इस भाई के दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, कंपनी बनाते हैं। इस भाई के दिमाग में आया एक काम करते हैं, कंपनी बनाते हैं। दुकान से तो कुछ नहीं होगा। इसके दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, कंपनी बनाते हैं। तो कैसी कंपनी बनाते हैं? इसके दिमाग में आया पब्लिक कंपनी बनाते हैं, पब्लिक कंपनी बनाते हैं। तो इसने एक कंपनी बनाई, सालोमन एंड सालोमन लिमिटेड। सालोमन एंड सालोमन लिमिटेड। अच्छा, नाम से क्लियर हो रहा है, पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड वर्ड आ रहा है, प्राइवेट लिमिटेड तो अंदर पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए होते, कितने मेंबर चाहिए होते? 7 मेंबर और 3 डायरेक्टर। ठीक है, अब बड़े ध्यान सुनना, मतलब जो इंडिया में रिक्वायरमेंट है वही इंग्लैंड में भी थी। तो सेम। अब क्या हुआ, क्योंकि हम, और वैसे भी तुम्हें ये पता है कि इंडियन लॉज वैसे भी इंग्लैंड से कॉपी किए जाते हैं, इंग्लिश लॉज से कॉपी किए जाते हैं। तो सेम इंडिया के लॉ की रिक्वायरमेंट और इंग्लैंड के लॉज की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अब सालोमन एंड सालोमन लिमिटेड के अंदर क्या हुआ कि इसको दिमाग में कंपनी बनाते हैं। अच्छा, इसके पास टोटल में जो इसने इस बिजनेस में पैसा लगा रखा था, जो इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब इसकी एक शॉप थी, जैसे पापा लोगों की गली मोहल्ले में दुकान होती है ना, ऐसे इसकी भी दुकान थी। तो इसने इस शॉप में जितना भी पैसा लगाया हुआ था, वो टोटल पैसा था 38782 पाउंड्स। वो टोटल पैसा कितना था? 38782 पाउंड्स। तो इसने क्या करा, वो सारा का सारा पैसा इस कंपनी में लगा दिया, सारा का सारा पैसा इस कंपनी में लगा दिया। और वो कंपनी में पैसा कैसे लगाया इसने उस पैसे को भी कैसे बांटा? इसने इस कंपनी में 20,000 रुपए के तो क्या लगाए? शेयर्स। 10,000 रुपए के इसने कंपनी के अंदर क्या डाला? सिक्योर्ड लोन। कंपनी को क्या दिया? सिक्योर्ड लोन दिया। 10,000, 20,000 पाउंड्स के इसने शेयर्स लिए। 10,000 पाउंड्स का इसने क्या करा? सिक्योर्ड लोन लिया, कंपनी को दिया सिक्योर्ड लोन। और 8782 पाउंड्स का इसने कंपनी में डाला कैश। 8782 पाउंड्स का इसने कंपनी में डाला कैश। तो 38782 पाउंड्स का इसने कैसे बांटा? इसने कंपनी, अच्छा तुम्हें समझ आ रहा हो तो कुछ नहीं हो रहा, एक जेब से पैसा दूसरी जेब में जा रहा है, कंपनी भी इसी की है। तो इसने क्या करा? सालोमन ने कंपनी बनाई। तो इसने कंपनी जब बनाई तो इसने क्या करा कंपनी बनाते वक्त कि भाई कंपनी के अंदर पैसा कैसे लगाया? कंपनी से 20,000 पाउंड के शेयर इशू करवा लिए। शेयर, अच्छा, एक शेयर इज इक्वल टू 1 पाउंड का था, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 पाउंड का रखा इसने। तो इसका मतलब 20 शेयर है, 20,000 शेयर कितने हो गए? 20,000 पाउंड के हो गए। तो इस बंदे ने क्या करा, वो शेयर कैसे इशू करे कि 20,000 शेयर, इसका मतलब कंपनी को इसने पैसा दिया और बदले में कहा। अच्छा, नॉर्मली भी तुम ऐसा ही तो होता है, जब तुम रिलायंस के शेयर खरीदते हो तो क्या करते हो? तुम रिलायंस के शेयर खरीदने के लिए स्टॉक मार्केट से क्या करते हो? आप उसको स्टॉक मार्केट पे परचेस करके उनको पैसे देते हो और वो बदले में आपको शेयर देते हैं। तो इसने भी यही करा, इसने कंपनी को पैसा दिया, सालोमन कंपनी को पैसा दिया और बदले में उनसे शेयर ले लिए कागज पे लिखवा कर कि तुम मेरे को इतने शेयर दो। तो हो क्या रहा है, सालोमन का पैसा, जो पैसा उसका पहले उसके पास दुकान में लग रहा था, वही पैसा अब कंपनी में लग रहा है। तो ऑन पेपर इसने कंपनी में पैसा लगाया है, तो हो कुछ नहीं रहा है, एक जेब से पैसा दूसरी जेब में जा रहा है। पहले वो सालोमन के सेविंग अकाउंट में पड़ा होगा पैसा, वहीं से निकालकर उसने अब कंपनी के करंट अकाउंट में डाल दिया पैसे को, यही करा ना। और कंपनी से बदले में क्या ले लिए? शेयर्स ले लिए। और सेम ऐसे इसने कंपनी को 10,000 रुपए का क्या दे दिया? सिक्योर्ड लोन दे दिया। अच्छा, सिक्योर्ड लोन देने का मतलब क्या है? इसने बदले में कंपनी की कोई प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी रखवा ली होगी और कंपनी को लोन दे दिया 10,000 रुपए का, ये दिखा दिया कि मैंने कंपनी को लोन दिया है। और 8782 पाउंड का इसने कंपनी में क्या लगा दिया? कैश। 8782 पाउंड का इसने कंपनी में क्या लगा दिया? कैश। तो इस तरीके से इसने पूरा का पूरी बाइफर्केशन करी। इस तरीके से इसने पूरा पैसा जो इसकी दुकान में लगा हुआ था, इसने कहां लगा दिया? सालोमन एंड सालोमन लिमिटेड में लगा दिया। इस कंपनी के अंदर पूरा का पूरा पैसा लगा दिया। अब तुम्हें पता है कि पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं। कितने शेयर होल्डर चाहिए? 7। तो इसने 7 शेयर होल्डर कैसे बना? ये 20,000 शेयर्स थे, 20,000 पाउंड के शेयर्स थे। टोटल में शेयर्स भी कितने थे? 20,000 शेयर्स थे, 20,000 शेयर्स थे। तो इस 20,000 शेयर्स में इसने क्या करा कि 19,994 शेयर्स सालोमन ने रखे अपने पास, मतलब मेजर शेयर इसने रख लिए। एक शेयर इसने अपनी वाइफ को दिया, एक शेयर इसने अपनी डॉटर को दिया, और इसने 1 शेयर ईच, इसके 4 बच्चे थे तो 1 शेयर ईच सबको एक एक दिया, तो मतलब 4 शेयर्स हो गए। टोटल में कितने हो गए? 4 शेयर हो गए। तो जो इसके सन्स थे, 4 सन्स थे, उन सबको एक एक शेयर दे दिया।
तो टोटल में क्या 7 शेयर होल्डर हो गए? बिल्कुल हो गए। 4 शेयर होल्डर ये बच्चे हो गए, एक ये वाइफ, एक डॉटर हो गई 5, एक वाइफ हो गई 6, और 19 या 994 शेयर सालोमन ने खुद रख लिए। तो टोटल में कितने शेयर हो गए? 20,000 शेयर हो गए। टोटल में कितने हो गए? टोटल में 20,000 शेयर बन गए। तो और कंपनी को, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कितने शेयर होल्डर चाहिए होते हैं? 7 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं। तो 7 के 7 शेयर होल्डर पूरे हो गए। एक वो खुद बन गया, एक उसकी बीवी बन गई, 2 हो गए, है ना। एक उसकी डॉटर हो गई, 3 हो गए, 4 उसके बच्चे हो गए। तो 4 बच्चों को एक 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 शेयर सबको दे दिया, 1 शेयर ईच। तो 4 शेयर होल्डर ये हो गए। तो 4 5 6 7, 7 शेयर होल्डर हो गए, है ना। तो इस तरीके से इसने करा। अब आगे देखो क्या करा। अब इसने पैसा तो लगा दिया कंपनी में, पैसा तो इसने शेयर की फॉर्म में लगा दिया, और 10,000 रुपए इसने कंपनी को क्या लगाए? सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन दिया इसने कंपनी को। 10,000 का इसने क्या दिया कंपनी को? सिक्योर्ड लोन दिया। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है? कि इसने सालोमन ने कंपनी को लोन दिया और बदले में इस कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी सालोमन के फेवर में गिरवी करी होगी, और 8,782 पाउंड का इसने कंपनी में क्या लगाया? कैश। अब क्या हुआ तुम्हें पता ही है। देखो पता क्या होता है, देखो जैसे पापा लोगों की दुकान होती है, तो पापा लोगों की दुकान होती है, तो तुमने कभी देखा होगा कभी गली मोहल्ले में, तो पापा क्या करते हैं? छोटे मोटे लोन आसपास के दुकानदारों से ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो पापा के पास कुछ पैसे शॉर्ट पड़ गए, कोई सेल्समैन पेमेंट लेने आया दुकान के ऊपर कि भाई मेरा 1 लाख रुपए की पेमेंट है। पापा ने अपने काउंटर में, कैश काउंटर में चेक करा, तो पापा के पास खाली 80,000 रुपए पड़े थे, पापा 20,000 रुपए शॉर्ट थे। तो पापा ने आस पड़ोस वाले दुकानदार को बोला कि यार जरा 20,000 रुपए दियो, कल तक देता हूँ वापिस, अभी मेरे को किसी की पेमेंट करनी है, मेरे पास 20,000 रुपए कम है। तो इसका लगे अच्छा, वो जो दुकानदार बराबर वाला वो पापा पे भरोसा करता है, उसने लोन दे दिया, वो 20,000 रुपए का एक किस्म से छोटा मोटा लोन दे दिया। क्या वो अनसिक्योर्ड लोन है? यस। क्या उस दुकानदार ने ये थोड़ी बोला होगा बदले में कुछ गिरवी रखवा? आस पड़ोस के दुकानदार तो क्या होता है, जुबान पे भरोसा करके पैसा दे देते हैं। आस पड़ोस के दुकानदार तो क्या करते हैं? जुबान पे ही भरोसा करके पैसा दे देते हैं। तो ऐसे लोन को वो लोग क्या बोलते हैं? अनसिक्योर्ड लोन। ऐसे लोन को क्या बोला था? अनसिक्योर्ड लोन। जो आपकी गुडविल पे दिया, आपके पापा की उस एरिया में अच्छी गुडविल है, तो उन्होंने आपको क्या, आपके पापा को क्या दे दिया? लोन दे दिया। आपके पापा को अनसिक्योर्ड लोन दे दिया। अब सोचने वाली चीज ये है, क्योंकि आपके पापा की गुडविल अच्छी है तो उन्होंने आपको, आपके पापा को लोन दे दिया। सिमिलरली यहां पे सालोमन भी ऐसा ही करता था। सालोमन क्या करता था, जो गली मोहल्ले में जब उसकी दुकान होती थी, तो गली मोहल्ले में अनसिक्योर्ड लोन लेता रहता था। गली मोहल्ले के दुकानदारों से क्या करता था? अनसिक्योर्ड लोन लेता रहता था। सुबह लेता था, शाम को चुका देता था, या अगले दिन चुका देता था, या 5-10 दिन में चुका देता था। मतलब छोटे 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 टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता रहता था। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 महीना के लिए। आस पड़ोस वाले दुकानदारों से छोटे छोटे लोन लेता रहता था, चुकाता रहता था। फिर इसके दिमाग में क्या आया, इसने अब कंपनी बना दी। अच्छा, सालोमन ने कंपनी बना दी, लेकिन लोगों को अभी तक ये बात पता नहीं है। लोगों को तो आज भी लोगों को ये लग रहा है कि सालोमन खुद पैसा मांग रहा है। तो हुआ क्या कि इसने, इस सालोमन ने क्या करा, मार्केट से भी अनसिक्योर्ड लोन ले लिया। इसने मार्केट से भी क्या ले लिया? 8,000 पाउंड का अनसिक्योर्ड लोन ले लिया। 8,000 पाउंड का अनसिक्योर्ड लोन ले लिया। अच्छा, वही अनसिक्योर्ड लोन का मतलब वही, ये बोलकर कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, 1-2 दिन में, 5-10 दिन में चुका दूंगा, मेरे को दे दो। अच्छा, बाहर वाले दुकानदारों को क्या लगा कि वो किसको दे रहे हैं पैसा? सालोमन को। लेकिन सोचने वाली गलती पता क्या कर दी उन दुकानदारों ने? वो ये भूल गए कि अब सालोमन ये पैसा कंपनी के करंट अकाउंट में डलवा रहा है। इसका मतलब ये पैसा सालोमन के पास नहीं जा रहा, सालोमन की कंपनी में जा रहा है। अच्छा, लेकिन बाहर वाले दुकानदारों को तो लगा कंपनी और सालोमन एक ही बात है। ये तो अब तुम्हारे लोगों को पता ना, तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है कि कंपनी और जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो दोनों अलग अलग चीज होती है। वो एक बात नहीं होती। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे मैंने तुम्हारे को भी अंबानी वाली बात बताई थी कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी एक अलग चीज है, उसको चलाने वाले अलग चीज है। ये तो तुम्हें पता है, अब जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, बाहर वाले लोगों को थोड़ी पता थी। उनकी तो नजरों में यही था कि पहले भी सालोमन जब उसकी दुकान थी तब भी लेके जाता था, अब उसने कंपनी बना ली तब भी अनसिक्योर्ड लोन लेके गया। उनको लगा चुका ही देगा। अब उनको तो लगा चुका ही देगा, लेकिन हुआ क्या, लेटर ऑन कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। लेटर ऑन कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। पर ध्यान से सुनना। अच्छा, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो क्या होता है? एसेट्स आर सोल्ड ऑफ, लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। मैंने तुम्हारे को भी बताया, कंपनी के सारे एसेट बेचे जाते हैं, उससे सारी लायबिलिटीज चुकाई जाती हैं। कंपनी के सारे एसेट्स बेचे जाते हैं एंड उस पैसे से सारी की सारी लायबिलिटीज चुकाई जाती है। तो हुआ क्या, लेटर ऑन, यहां पे लिख देते हैं, लेटर ऑन कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, बंद होने के कगार पे आ गई। अच्छा, कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, बंद होने के कगार पे आ गई, तो लोगों को तो लगा कि अभी भाई अब क्या होगा, हर बंदा अपना पैसा मांगेगा कि भाई कंपनी डूब रही है तो मेरे को मेरा पैसा दो। अभी मैंने तुम्हारे को थोड़ी देर पहले जब बताया कि वाइंडिंग अप पे क्या होता है, एसेट सोल्ड ऑफ, लायबिलिटीज पेड ऑफ, एंड वाइंडिंग अप पे क्या होता है, एसेट सोल्ड ऑफ,
एंड लाइबिलिटीज पेड ऑफ। यही कंसेप्ट होता है। अब हुआ क्या, वाइंडिंग अप के टाइम पे, वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी के पास, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स थे वो थे 6050 पाउंड्स के। कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने के थे, 6050 पाउंड्स के। एंड कंपनी के ऊपर जो टोटल लाइबिलिटी थी वो थी 18000 पाउंड्स की। अच्छा, ये 18000 पाउंड्स कैसे आया? 10,000 रुपए का सिक्योर्ड लोन, 10,000 के सिक्योर्ड लोन जो किसने लिया, किसने दिया था कंपनी को? सालोमन ने दिया था। एंड 8,000 पाउंड्स का क्या है, अनसिक्योर्ड लोन। जो अदर क्रेडिटर्स ने दिया था, बाहर वाले क्रेडिटर्स ने दिया था। यही है ना, ऊपर पढ़ के आए हो कि कंपनी ने कितना लोन लिया था, 10,000 पाउंड का सिक्योर्ड लोन लिया था। किससे? सालोमन से। ये तो सालोमन ने दिया था ये वाला पैसा तो। और लेटर ऑन कंपनी ने 8,000 पाउंड का क्या लिया था, अनसिक्योर्ड लोन लिया था मार्केट से, मतलब अदर क्रेडिटर्स से। कितना लिया था? 8,000 पाउंड का। अदर क्रेडिटर से कितने का लोन लिया था? 8,000। एक मिनट रुको, अदर क्रेडिटर्स से। ₹8,000 का लिया था। और वाइंडिंग अप के टाइम पे मैंने तुम्हारे को बताया था सबसे पहले पेमेंट सिक्योर्ड को होती है, बाद में अनसिक्योर्ड को। अब हुआ पता है क्या, अब ये जो बेचारे 8,000 वाले पाउंड वाले, ये तो बेचारे शरीफ थे, बेचारे ईमानदार थे। इनको थोड़ी पता था कि कंपनी सालोमन की है, ये सालोमन ने कंपनी बना दी है। ये तो जैसे पहले सालोमन पे भरोसा करके उसको लोन देते थे, ऐसे उन्होंने लोन अब भी दे दिया। उन्हें थोड़ी पता था कि ये पैसा कंपनी में जा रहा है, वो तो सालोमन की गुडविल पे पैसा दे दिया उन्होंने उनको। अब लेटर ऑन ये केस कहां गया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास। जैसे इंडिया में कोर्ट होता है ना, वहां पे उसे हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं। इंग्लैंड में उसे क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? भगवान, तो भगवान का घर। अच्छा, वैसे तुमने कभी देखा होगा तो इंडिया में भी कोर्ट के अंदर जजिस को बोलते हैं माय लॉर्ड, मेरे भगवान, है ना। तो सेम ऐसे इंडिया में हम कोर्ट बोलते हैं, इंग्लैंड के अंदर उसे हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं। इंडिया, इंग्लैंड में उसे क्या बोलते हैं? भगवान का घर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर एक केस गया, और हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर जब केस गया तो केस के अंदर क्या हुआ कि अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने क्या बोला कि सर देखो, कंपनी के पास, कंपनी वाइंडिंग अप में आ गई है और कंपनी के पास खाली 6050 पाउंड है और हमारा कर्जा 8,000 पाउंड का है। और अगर हम, और कंपनी को टोटल लाइबिलिटी वैसे चुकानी कितनी है? 18,000 पाउंड। 10,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर वाली जो सालोमन को देना है पैसा, तो उन्होंने सालोमन से लिया था सिक्योर्ड लोन, और 8,000 पाउंड का उन्होंने क्या लिया था? अनसिक्योर्ड लोन, जो बाहर वालों से लिया था। तो बाहर वाले ये कहते हैं कि भाई कंपनी तो सालोमन की है, सालोमन ने खुद बनाई है। अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग चलें, अच्छा लॉ के अकॉर्डिंग चले तो पहले पेमेंट किसको मिलेगी? सिक्योर्ड क्रेडिटर को, बाद में अनसिक्योर्ड को। तो लॉ के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो देखा जाए तो सालोमन खुद ही सिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो उन्होंने ये बोला, बाहर वाले क्रेडिटर्स ने जज को ये बोला कि सर अगर तुम लॉ के अकॉर्डिंग पेमेंट करोगे तो ये तो वही बात होगी कि तो सारा का सारा पैसा 6050 सालोमन को मिल जाएगा, पूरा का पूरा पैसा। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है और लॉ के अकॉर्डिंग पहले पेमेंट सिक्योर्ड को मिलती है, बाद में अनसिक्योर्ड को। और अगर पूरा का पूरा 6050 पाउंड सालोमन को ही दे दिया क्योंकि सालोमन को 10,000 चुकाने हैं, तो इनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि सालोमन को ही जब पूरा नहीं मिल पा रहा, सालोमन को 10,000 देने थे कंपनी, और कंपनी 6050 दे रही है, तो इनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने, जो दूसरे वाले थे, इन्होंने क्या बोला कोर्ट के अंदर जाकर कि सर देखो, हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं और हमें नहीं पता था कि ये कंपनी सालोमन की है, और अगर आप लॉ के अकॉर्डिंग चलोगे और आप सालोमन को पहले पेमेंट दे दोगे तो वही बात होगी कि सालोमन को, उसने अपना पैसा अपने आप को खुद ही दे दिया और उसको उसका पैसा वापस मिल गया, ये तो हमारे साथ धोखा हो जाएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन तुम्हारे लोगों से, बच्चों से, कि तुम मेरे को बताओ कि जज ने क्या करा होगा? जज ने पेमेंट सिक्योर्ड वालों को दी होगी स्पेसिफिक, क्योंकि देखो चुकाने को कितना है? 18,000 पाउंड, और कंपनी पे चुकाने को पैसा पड़ा ही कितना है? 6050। कब टोटल एसेट कितने हैं? 6050 पाउंड के। अगर उनको बेच के 6050 पाउंड रिकवर होगा, और कंपनी को, लोगों को देना कितना? 18,000 पाउंड। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 6050 पाउंड लॉ के अकॉर्डिंग चले तो पहले सिक्योर्ड को मिलती है, बाद में अनसिक्योर्ड को, और सिक्योर्ड वालों में तो सालोमन खुद ही सिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिक्योर्ड को पेमेंट मिलेगी सालोमन को या बाहर वालों को मिलेगी? क्या बाहर वालों को पॉइंट ठीक है? बाहर वाले तो ये कह रहे हैं कि सर हमें नहीं पता था
कि ये कंपनी बना दी है सालोमन ने, हमने तो सालोमन की फेथ पे उसको लोन दिया था, हमें नहीं पता था कि सालोमन ने कंपनी बना दी, इसमें हमारी क्या गलती है, पैसा हमारे को मिलना चाहिए। बाहर वाले क्या बोलते हैं, पैसा हमें मिलना चाहिए। सालोमन कहता नहीं जी नहीं, मैं तो सिक्योर्ड क्रेडिटर, पैसा मेरे को मिलना चाहिए। तो जज ने भी यही बोला, जज ने कोर्ट के अंदर ये बोला कि भाई कंपनी का कोई मालिक नहीं होता। अच्छा, बाहर वाले लोग पता क्या बोल रहे थे कि सालोमन तो अपनी कंपनी का मालिक खुद ही है, उसी ने तो बनाई है, वही शेयर होल्डर है कंपनी का, वही क्रेडिटर भी है कंपनी का। बाहर वाले लोग समझ आया तुम लोगों को क्या बोल रहे हैं? बाहर वाले लोग तो ये बोल रहे हैं कि सालोमन खुद ही शेयर होल्डर है, इसी ने पैसा लगाया। अच्छा, डायरेक्टर भी ये सालोमन खुद ही था और खुद ही क्रेडिटर भी है, सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो लोगों ने बोला कि ये तो कंपनी खुद की है सालोमन की, और अगर आप 6050 पाउंड सालोमन को दे दोगे तो इसमें तो हमारा नुकसान है, और इसमें हमारी क्या गलती है, हम तो इनोसेंट है, हमें थोड़ी पता था कि सालोमन ने कंपनी बना दिया, पैसा कंपनी में जा रहा है, हमें तो लगा सालोमन पे जा रहा है। लेकिन जज ने बोला कि भाई इसमें सालोमन की कोई गलती नहीं है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। और जज ने बोला हम तो लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। और जज ने इस केस में क्या बोला, क्योंकि ये कंपनी का केस है, तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जज ने बोला एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप priority shall be given to the secured creditors first. Priority shall be given to the secured creditors first instead of unsecured creditors. Instead of unsecured creditors. तो जज ने ये बोला, सीधी सी भाषा में जज ने क्या बोला कि भाई वाइंडिंग अप के टाइम पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट मिलेगी इंस्टेड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो जज ने सीधी सी भाषा में बोला, अच्छा सिक्योर्ड को पहले मिलेगी, अनसिक्योर्ड को बाद में मिलेगी, और अनसिक्योर्ड के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, बात ही खत्म। उसके बाद तो कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि कंपनी पे पैसा ही कितना बड़ा, 6050, सारा का सारा पैसा किसको मिल जाएगा, सालोमन को मिल जाएगा। तो ले दे के सालोमन जीत गया केस, सालोमन केस जीत गया, क्योंकि सालोमन ने बोला मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगी, जज ने भी यही बोला। तो ये था सेपरेट लीगल एंटिटी का केस। तो इस केस से आपको क्या सीख मिली? इस केस से हमारे को यह सीख मिली कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और हमें नहीं फर्क पड़ता कि उस कंपनी को कौन चला रहा है और उसका कितना पैसा लगा है। कंपनी एक अलग चीज है, उसको चलाने वाला अलग चीज है। तो कंपनी में जो भी पेमेंट होगी वो लॉ के अकॉर्डिंग होगी। अब सालोमन ही उस कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर था, सारे शेयर उसी के पास थे, और सालोमन इस कंपनी का सब्सटेंशियल क्रेडिटर भी था, इतना सारा पैसा उसने लगाया हुआ था। तो ये नहीं है कि वो कंपनी का मालिक है। लॉ कहता है कंपनी का कोई मालिक नहीं होता, कंपनी अपनी मालिक खुद होती है। ऑल्दो वैसे मैं तुम्हारे को बताऊं तो हम लेमैन भाषा में बोल देते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट होती है। ये हम लोग रियल लाइफ में बोल देते हैं, लेकिन लॉ कहता है कि कंपनी का कोई ओनर होता ही नहीं है, कंपनी अपनी मालिक खुद होती है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की खुद की एक पहचान है। तो जज ये बोलता है कि अगर कंपनी की खुद की एक पहचान है तो जो भी पेमेंट दी जाएगी वो लॉ के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो इस केस में फिर यही कहा गया। तो सेपरेट लीगल एंटिटी में अब इस केस को तुम खुद ही पढ़ लेना, मैं अब केस नहीं समझा रहा, केस तो तुमको मैंने समझाई दिया, पूरा पूरा पढ़ लेना। वही देखो 10,000 सिक्योर्ड डिबेंचर थे, सिक्योर्ड लोन हो गया ना वही वाला, सालोमन ने दिया। 20,000 के फुल्ली पेड अप शेयर थे, 1 पाउंड ईच का, और 8,780 पाउंड का कैश था। और देखो इसमें बता रहा है कि कंपनी के पास वाइंडिंग अप के टाइम पे 6,050 पाउंड थे, जिसमें से कंपनी की लाइबिलिटी कितनी थी, 10,000 सिक्योर्ड डिबेंचर और 8,000 पाउंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो सीधा जज ने क्या बोला आखिरी में, देखो हैंस कंपनी कह रहा है, जज ने बोला कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने लोगों की बात को इग्नोर करा, और जज ने क्या बोला कि कंपनी क्या है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स, कंपनी अलग है, कंपनी की सेपरेट एंटिटी उसको चलाने वाले अलग है और कंपनी अलग चीज है। हेंस प्रायोरिटी शैल बी मेड टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स फर्स्ट इंस्टेड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो जज ने ये बोला कि वाइंडिंग अप के टाइम पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट मिलेगी इंस्टेड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये जज ने बोला। अच्छा, अब इसने एक कंसेप्ट बोला वन मैन कंपनी। अच्छा देखो, दो चीज लिखी हुई है, एक चीज लिखी हुई है, इट में बी नोटेड दैट द कंसेप्ट ऑफ वन मैन कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड वन पर्सन कंपनी। वन मैन कंपनी अलग चीज है, वन पर्सन कंपनी अलग चीज है। ये क्या चीज है वन मैन कंपनी? अच्छा ये केस क्या है, ये तो बेकार केस है, इसको खुद रीड कर लेना, वही है ऊपर ही है। इस केस में भी ये बोला गया था कि कंपनी के खुद की पहचान होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। अच्छा एक चीज और, तो अब तुम्हारे को सालोमन के केस में क्या होता है तो समझ आएगी। अब तुम केस को तुम खुद ही पढ़ी लोगे, तुम्हारे को मैंने कराई दिया। ये लेदर मर्चेंट का काम था और बूट मैन्युफैक्चरर, शू मैन्युफैक्चरर का काम करता था। तो ये सालोमन के केस में क्या होता है मैं तुम्हारे को समझा ही दिया। अच्छा पेपर में ना कई बार ना ऐसा भी आता है, कई बुक्स में ना ये लिखा हुआ है, कई बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि सालोमन का जो केस है, कई बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि सालोमन का जो केस है, कई बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो सालोमन का केस है वो वर्ल्ड का फर्स्ट डिसाइडेड केस था ऑन सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब इस केस के बेस पे सेपरेट लीगल एंटिटी का जन्म हुआ था कि सेपरेट लीगल एंटिटी नाम की भी कोई चीज होती है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है वो तो आपको समझ आ ही चुका है, कंपनी की खुद की एक पहचान है।
तो कई लोग ये कहते हैं कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी सालोमन का जो केस है वो वर्ल्ड का फर्स्ट केस है सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता देता हूं, मैं तुम्हें नॉलेज के लिए, ऐसा नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी वर्ल्ड का फर्स्ट केस नहीं है। इससे पहले एक केस था जो वर्ल्ड वाइज पॉपुलर हुआ था, मतलब पॉपुलर नहीं हुआ, बस वो दिक्कत ही है, वो पॉपुलर नहीं हुआ था। सालोमन का केस पॉपुलर ज्यादा हो गया था। उस केस का नाम था कंडोली टी एस्टेट, कंडोली टी एस्टेट। ये वर्ल्ड का फर्स्ट केस था, ये था वर्ल्ड का फर्स्ट केस सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर, सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर जो बेस्ड था। मतलब इस केस में भी, और मतलब जो सालोमन के केस में कहा गया था वो भी इस केस में भी वही कहा गया था। मतलब इस केस में भी यही कहा गया था कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी की खुद की पहचान होती है, कंपनी का कोई ऑनर नहीं होता, कंपनी अपनी मालिक खुद होती है। इस केस में भी यही कहा गया था, सालोमन के केस में भी यही कहा गया कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की खुद की एक पहचान है ना। तो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी, ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिसाइडेड केस था ये। बस चक्कर क्या है, ये इंडिया का केस था इसलिए पॉपुलर नहीं हुआ, ये इंडिया में डिसाइड हुआ था। ये सालोमन का जो केस था ये इंग्लैंड का केस था इसलिए जल्दी पॉपुलर हो गया तो यही फर्क है बस। इसका लिए ये इंडिया का केस है इसलिए बेचारा पॉपुलर नहीं हो पाया, सालोमन का केस इंग्लैंड का केस था, पॉपुलर हो गया। तुम्हारे को मैं डेट दिखा देता हूँ कब कब की डेट है, गूगल पे दिखाता हूँ, जरा देखते हैं कि सालोमन का केस की डेट क्या थी और इसकी डेट क्या है। सालोमन वर्सेस सालोमन की डेट क्या थी इस केस की, ये 1897 का केस है। अच्छा सालोमन का केस कब का है, देखो 1897 का ही लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये 1897 का केस है। तो ये कब का केस है, 1897 का। अब ये कंडोलिटी एस्टेट वाला केस देखते हैं कब का है, तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा कौन सा केस पहले का है। कंडोलिटी एस्टेट का केस, एटीन 1886 का। देखो कब का है, कंडोलिटी एस्टेट कब का है, 1886 का। तो यहां पे लिख लो 1886। इसका मतलब वो कब डिसाइड हुआ था, 1897 में, और ये कब हुआ था, 1886 में। दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटी के पे डिसाइड हुए थे। इन दोनों केस में यही डिसाइड हुआ था कि कंपनी की खुद की एक पहचान होती है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इन दोनों ही केस में यही डिसाइड हुआ था। बस फर्क इतना है कि सालोमन का केस ज्यादा पॉपुलर हो गया, कंडोलिटी एस्टेट केस ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि तुम्हारे को मैंने रीजनिंग बताई, ये इंडिया का था इसलिए बेचारा फेमस नहीं हो पाया, बाहर का था इसलिए फेमस ज्यादा हो गया इसलिए। लेकिन तुमसे आज के बाद कोई पूछे कि वर्ल्ड का फर्स्ट डिसाइडेड केस सेपरेट लीगल एंटिटी पे कौन सा है, तो सालोमन नहीं बोलोगे, ये पॉपुलर ज्यादा हुआ था सालोमन, लेकिन फर्स्ट डिसाइडेड केस सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर ये नहीं था, ये था इंडिया का। हमें इस पर प्राउड होना चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट है, नीचे लिखा हुआ है, एक कंसेप्ट है क्या, there is a difference between one person company, it may be noted that one man company is different from a new concept called one person company। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है वन मैन कंपनी, एक होता है वन पर्सन कंपनी। दो चीजें होती हैं, एक क्या होती है वन मैन कंपनी और एक क्या होती है वन पर्सन कंपनी। वन मैन कंपनी और वन पर्सन कंपनी में क्या फर्क होता है जरा समझते हैं। वन मैन कंपनी में एंड वन पर्सन कंपनी में क्या फर्क होता है ये समझते हैं। देखो वन मैन कंपनी वो होती है, ये अच्छा वन मैन कंपनी का कंसेप्ट तुम अभी आगे पढ़ोगे, सेक्शन 2 क्लॉज 62 में दिया हुआ है। जब मैं तुम्हारे को टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर करवाऊंगा ये वहां आएगा। और ये कंसेप्ट फर्स्ट टाइम कंपनीज एक्ट में आया, इससे पहले ये कंसेप्ट था ही नहीं, पुराने वाले कंपनीज एक्ट में कंसेप्ट था ही नहीं वन मैन कंपनी का। सॉरी 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 मैं वो गलत बोल गया, वन मैन कंपनी का नहीं, वन पर्सन कंपनी का। तो दो चीजें है, एक है वन मैन कंपनी और एक है वन पर्सन कंपनी, है ना। तो यहां बना देते हैं, इधर लिख देते हैं वन मैन कंपनी और यहां लिख देते हैं वन पर्सन कंपनी। जो वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट है ना, ये सेक्शन 2 क्लॉज 62 में दिया हुआ है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। एंड ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिसाइडेड केस है, इससे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी का कभी कोई केस डिसाइड ही नहीं हुआ था। सॉरी, इससे पहले वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट इंडिया में कभी था ही नहीं।
और ये जो वन मैन कंपनी का कंसेप्ट है ये पहले से चला आ रहा है, ये सालोमन केस से डिराइव हुआ था, मतलब इसका कोई सेक्शन नहीं है, ये सालोमन के केस से डिराइव हुआ था। वन मैन कंपनी और वन पर्सन कंपनी में फर्क क्या होता है जरा समझते हैं। वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, लिखो, वन पर्सन कंपनी इज दैट कंपनी in which entire share capital is held by one person. That is, in this company there is only one shareholder. Whereas वन मैन कंपनी के अंदर, वन मैन कंपनी इज अ कंपनी in which almost entire share capital is held by one person and remaining shareholding is held by other persons. इसका मतलब वन मैन कंपनी एक ऐसी कंपनी है, देखो वन पर्सन कंपनी से पहले बात करें तो वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट कहां से आया है, सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 से आया है। अभी तुम्हारे को अगला वाला चैप्टर जब मैं करवाऊंगा टाइप्स ऑफ कंपनी तो वहां ही आएगा। तो वन पर्सन कंपनी का जो कंसेप्ट है वो सेक्शन 2 क्लॉज 62 से आया है। और वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पे 100% शेयर होल्डिंग एक ही बंदे के पास होती है और उस कंपनी में एक ही शेयर होल्डर होता है, कोई दूसरा शेयर होल्डर होता ही नहीं है। और वन मैन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पे एक से ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट एंटायर शेयर कैपिटल एक के पास होते हैं और बहुत छोटी छोटी शेयर होल्डिंग दूसरे बंदे के पास होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सॉलोमन का केस। अच्छा, सॉलोमन के केस में क्या था, 19,994 शेयर एक बंदे के पास थे, बाकी छोटे छोटे एक एक शेयर सबके पास थे। इस कंपनी को हम बोलेंगे, इसके अलावा सॉलोमन कंपनी को हम वन मैन कंपनी भी बोल सकते हैं। वन मैन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एंटायर एक के पास है बाकी बटी हुई है। तो जो ऑलमोस्ट एंटायर एक के पास होती है बाकी बटी होती है हम क्या बोलते हैं, वन मैन कंपनी। तो वन मैन कंपनी इज अ कंपनी इन विच ऑलमोस्ट एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय वन पर्सन बट रिमेनिंग शेयर होल्डिंग इज हेल्ड बाय अदर पर्सन। और वन पर्सन कंपनी क्या होती है, जहां सेक्शन 2/62 में डिफाइन है, जहां पे 100% शेयर होल्डिंग, दैट कंपनी इन विच एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय वन पर्सन, यहां पे एक ही 100% एक के पास होती है, दूसरा शेयर होल्डर कोई होता ही नहीं है। यहां पे एक से ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं वन मैन कंपनी में और सबसे ज्यादा एक के पास होती है लेकिन बाकियों पे थोड़ी थोड़ी होती है। और यहाँ पे सारी की सारी एक ही होती है, कोई दूसरा शेयर होल्डर होता ही नहीं है ओपीसी में, वन पर्सन कंपनी में। इसको हम ओपीसी भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आपको, वन पर्सन कंपनी वन मैन कंपनी फर्क समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, एक इस वाले एग्जांपल को देख के एक चीज क्लियर हुई, सॉलोमन के केस को देखकर एक चीज क्लियर हुई कि सॉलोमन के केस के अंदर सॉलोमन जो खुद था, क्या सॉलोमन खुद ही शेयर होल्डर था? यस। क्या सॉलोमन खुद ही क्रेडिटर भी था? क्या उसने 10,000 रुपए का कंपनी को लोन भी दिया हुआ था? यस, खुद ही क्रेडिटर भी था। अच्छा, क्या डायरेक्टर भी वो खुद ही था? मैंने तुम्हारे को बताया सॉलोमन खुद भी डायरेक्टर भी बना। यस। तो इससे एक चीज समझ आई, अ सिंगल पर्सन कैन फिट इनटू सो मेनी कैपेसिटीज। अ सिंगल पर्सन कैन फिट इनटू सो मेनी कैपेसिटीज। एक ही बंदा कई सारी कैपेसिटीज में फिट हो गया। A single person can fit into so many capacities। एक ही बंदा कई कैपेसिटी फिट हो गया। एक ही बंदा शेयर होल्डर है, वही बंदा क्रेडिटर भी है, वही बंदा डायरेक्टर भी है, कई सारे रोल प्ले कर रहा है। उसने कंपनी के 19,994 शेयर खरीदे, वो क्रेडिटर शेयर होल्डर बन गया। उसने कंपनी को 10,000 का सिक्योर्ड लोन दिया, वो क्रेडिटर भी बन गया। और वो डायरेक्टर तो कंपनी का था ही, मैनेजमेंट भी वही देख रहा था। तो सिंगल पर्सन कैन फिट इनटू सो मेनी कैपेसिटीज। तो ये बात समझ आ गई तुम्हारे को। इट मे बी नोटेड द कांसेप्ट ऑफ वन मैन कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम अ न्यू कांसेप्ट कॉल्ड वन पर्सन कंपनी। में तुम्हारे को फर्क क्या होता है वो मैंने बता ही दिया। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर एक्सपीरियंस ऑफ अ शेयर होल्डर
एज एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी। अच्छा एक बात बताओ, क्या शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस कंपनी का एक्सपीरियंस होता है? शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस कंपनी का एक्सपीरियंस होता है? अच्छा मैंने किसी कंपनी के अंदर 10 साल काम करा, मैंने किसी कंपनी में 10 साल काम करा, तो वो मेरा एक्सपीरियंस है ना, कंपनी का एक्सपीरियंस थोड़ी है। देखो इन जनरल द एक्सपीरियंस ऑफ अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी रिगार्डेड एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी। आ गई ना बात? मैंने किसी कंपनी में 10 साल काम करा तो मेरा एक्सपीरियंस है, वो कंपनी का एक्सपीरियंस थोड़ी है। हाउएवर इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनीज, द एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी कैन ओनली मीन द एक्सपीरियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द जॉइंट वेंचर। This is so because the joint venture company is the nature of the partnership between two or more constituents. Constituents मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। अच्छा मतलब ये कहने के सेंस ये कह रहा है वो। अच्छा एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है? पार्टनरशिप एक किस्म से जॉइंट वेंचर होती है। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसको जो बनाने वाले लोग हैं उन्हें हम बोलते हैं पार्टनर्स, उन्हीं को यहाँ पे बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उन्हीं को हम बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट मींस जो लोग बना रहे हैं। अच्छा मान लो दो कंपनियां हैं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, दो कंपनियां हैं एक्स लिमिटेड और वाई। पहले मैं इंडिविजुअल्स के हिसाब से बात करता हूं, पहले मैं इंडिविजुअल के हिसाब से बात करता हूं। मान लो एक पर्सन है ए, इसने 10 साल किसी कंपनी में एज अ शेयर होल्डर काम करा है, ये 10 इयर्स किसी कंपनी में एज अ शेयर होल्डर रहा है, एज अ शेयर होल्डर रहा है। मान लो ये किसी एक्स लिमिटेड में रहा है 10 साल। मान लो कोई वाई लिमिटेड कंपनी है, उसको अभी बने 2 ही साल हुए हैं, अभी उसे 2 इयर्स ही हुए हैं इनकॉर्पोरेट हुए। तो क्या हम ये बोल देंगे कि अगर ये मान लो ये ए शेयर होल्डर इस कंपनी में आकर शेयर होल्डर बन जाए, अगर ये ए एक्स लिमिटेड में आकर शेयर होल्डर बन जाए, तो हम ये बोलेंगे कि एक्स लिमिटेड का 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि कंपनी को तो बने हुए अभी तक खाली कितने साल हुए हैं? 2 ही साल हुए हैं। तो वो शेयर, उसके शेयर होल्डर का 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन कंपनी का एक्सपीरियंस तो अभी खाली 2 ही साल का है। कंपनी को तो बने हुए खाली कितने साल हुए हैं? 2 ही साल हुए। तो इससे एक चीज क्लियर हुई कि जो शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस है, जिसने 10 साल कंपनी में काम करा, वो उसका खुद का एक्सपीरियंस है, वो कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है। तो शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस कंपनी का एक्सपीरियंस ही माना जाता है। तो वैसे भी कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो कंपनी एक अलग चीज है। तो कंपनी को बने 2 साल हुए, तो वो कंपनी का एक्सपीरियंस खाली कितने का हुआ? 2 साल का ही हुआ। वो 10 साल जो शेयर होल्डर है किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा था, वो शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस है, वो कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ लेकिन वो कह रहा है कि अगर 2 शेयर होल्डर मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, तो आपको तो पता है पार्टनरशिप फर्म की तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती ही नहीं है। तो अगर 2 शेयर होल्डर मिलकर एक जॉइंट वेंचर करते हैं और ये जॉइंट वेंचर से एक कंपनी बनाते हैं, इन दोनों ने जॉइंट वेंचर करा और इन्होंने एक कंपनी बनाई है, दोनों ने जॉइंट वेंचर करके, तो अब जो इन दोनों का एक्सपीरियंस है उसे इस कंपनी में काउंट किया जाएगा। अब हम उसे इसका एक्सपीरियंस नहीं मानेंगे ना, हम जॉइंट वेंचर का एक्सपीरियंस मानेंगे। कि हम ये बोलेंगे कि इस जॉइंट वेंचर के जो लोग हैं उनको 10 साल का तजुर्बा है काम करते हुए। यहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि इस कंपनी को 10 साल का तजुर्बा है काम करते हैं, कंपनी के बंदे को 10 साल का तजुर्बा है, लेकिन कंपनी को तो अभी बने 2 साल ही हुए हैं। लेकिन इस केस में हम क्या बोलेंगे, जब वो 2 बंदे जॉइंट वेंचर करेंगे, तो अगर इन दोनों को मान लो 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम ये बोलेंगे कि इस जॉइंट वेंचर को 10 साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि जॉइंट वेंचर में हम कंपनी को नहीं देखते, हम जिन लोगों ने बनाया उनको देखते हैं। लेकिन नॉर्मल केस में हम कंपनी को देखते हैं, उसके बंदों को नहीं देखते। तो इसलिए वहां पे जब नॉर्मल केस में हम कंपनी को देखते हैं, उसके बंदों को नहीं देखते, तो इसलिए उनके बंदों का एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते, कंपनी का एक्सपीरियंस देखते हैं। तो उनके जो अंदर के शेयर होल्डर है उनके एक्सपीरियंस से कंपनी के एक्सपीरियंस को सेम नहीं माना जाएगा। अगर किसी शेयर होल्डर का 10 साल का एक्सपीरियंस है किसी दूसरी कंपनी में, तो हम, और कंपनी को दूसरी और वाई लिमिटेड को बने हुए खाली 2 ही साल हुए हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे वाई लिमिटेड को भी 10 साल का एक्सपीरियंस है, वाई लिमिटेड का खाली 2 ही साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा। लेकिन जॉइंट वेंचर के केस में हम ये देखते हैं कि जिन लोगों ने जॉइंट वेंचर करा है आपस में, उनका कितना तजुर्बा है, तो वहां पे हम उनके एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं। तो वहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जो उनका एक्सपीरियंस है वो कंपनी का एक्सपीरियंस है। जॉइंट वेंचर के केस में उनके एक्सपीरियंस को कंपनी एक्सपीरियंस मान सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस के अंदर शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं माना जाता। भाई इस केस में यही कहा गया, बस खत्म। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी से अगली क्लास से करेंगे। अभी तो तुम्हारा बेस ही बहुत स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो इस लिमिटेड लायबिलिटी वाले कंसेप्ट से अगली क्लास से करेंगे, थोड़ा टाइम लेता है, कंसेप्ट छोटा नहीं है। आज का लेक्चर वहीं तक रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। ठीक है जी, चलो इस लेक्चर को रोक देते हैं।